हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 11 पढ़ते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में फुल डिटेल से बहुत ही इजी तरीके से गाइस पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से बोर्ड एग्जाम क्या गाइस लाइफ टाइम तक के लिए आप चीज़ों को याद रख पाएँ, समझ कर सारी चीज़ों को करें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से बोर्ड एग्जाम क्लियर कर। पिछले अध्याय में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति और उनके अपेक्षित साइज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। सो गाइस, 10 लेसन में हमने इसके पहले का लेसन जो देखा था उसमें लेंसों के बारे में, दर्पण के बारे में फुल डिटेल से चर्चा की थी, बात की थी कि कोई बिंब कहाँ पे रखा जाए तो गाइस वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, गाइस उसका साइज क्या होगा, बिंब से कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, इसके बारे में फुल डिटेल से बात कर चुके हैं। यह ज्ञान गाइस मानव नेत्र के अध्ययन में किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो गाइस, क्या हम पिछले अध्याय का पढ़ा हुआ इस वाले अध्याय में सहायता करेगा मानव नेत्र में? तो गाइस बिल्कुल राइट। इसमें गाइस जो हमारा लेसन है वो एक सीक्वेंस से चलते हैं, और गाइस जब हमें पिछले लेसन अच्छे से हम यदि पढ़े होते हैं, ज्ञान होता है, तो गाइस दूसरे लेसन में उसका सहायता जरूर करता है। कैसे गाइस? जैसे यदि हम छोटा बड़ा पढ़ते हैं तो ही गाइस बड़ी क्लास हम पढ़ पाते हैं, तो ही हम किताब पढ़ सकते हैं, वरना नहीं पढ़ सकते। नींव अच्छी होनी चाहिए, कहते हैं ना। तो गाइस जब तक हम एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं लेसन, इसीलिए सीक्वेंस से लेसन दिए होते हैं और हमें पढ़ना चाहिए सभी को। मानव नेत्र का प्रकाश उपयोग करता है। मानव नेत्र क्या करता है गाइस? प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर जो वस्तुएं देखने के लिए हमें असमर्थ बनाता है। जो हमारे चारों ओर वस्तुएं हैं उन्हें देखने में क्या करता है? सामर्थ बनाता है। प्रकाश की सहायता से हम सारी वस्तुएं देख पाते हैं। इसकी संरचना में एक लेंस होता है गाइस मानव नेत्र में। यह मानव लेंस गाइस का एक प्रकार है। मानव नेत्र में लेंस का एक प्रकार है, एक लेंस होता है गाइस, और यह मानव नेत्र में लेंस का एक प्रकार है। चश्मे में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि लेंस किस प्रकार गाइस संशोधित करते हैं, दृष्टि दोष को किस प्रकार संशोधित करते हैं। जैसे गाइस हम सुनते हैं कि चश्मों में क्या होता है, लेंस लगे होते हैं, और गाइस हम पढ़ेंगे इस लेसन में कि लेंस क्यों लगाए जाते हैं, वो किस प्रकार जो दृष्टि दोषों को दूर करती हैं। लेंस जैसे गाइस हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो हम क्या कर लेते हैं, अवतल लेंस लगवा लेते हैं, है ना। इस अध्याय में गाइस इन्हीं सब के बारे में विचार करेंगे। पिछले अध्याय में हमने गाइस प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था। इस अध्याय में इन धारणाओं की प्रकृति, प्रकाशीय परिघटनाओं अध्ययन में उपयोग करेंगे गाइस। इस अध्ययन में उसका उपयोग करेंगे कि प्रकाश में गाइस अपवर्तन, परावर्तन का विभिन्न गुण होता है, जिसके कारण ही इंद्रधनुष बन पाता है। श्वेत गाइस, तो इसके बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। हम इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश के रंगों में या फिर वर्णों में परिक्षेपित या विभाजित होने तथा आकाश का नीले होने के बारे में भी गाइस क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि आकाश नीला क्यों होता है, और श्वेत रंग में गाइस कितने प्रकार के रंग पाए जाते हैं, इनके बारे में फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। इंद्रधनुष कैसे बनता है, इस सब के बारे में पढ़ना है हमको। अभी देखते हैं गाइस देखते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव नेत्र के बारे में। इनके गाइस विभिन्न पार्टों के बारे में फुल डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए, आगे हम ये जानते हैं मानव नेत्र क्यों उपयोगी है। तो गाइस मानव नेत्र की बात करें तो यह गाइस अत्यंत मूल्यवान तथा सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय क्यों कहते हैं? इसके द्वारा हम हमारे बॉडी में 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं गाइस, जिनके द्वारा हम विभिन्न चीज़ों का अनुभव कर पाते हैं। जैसे गाइस नाक है, कान है, आँख है, ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। जीभ है, जिससे हम चेक करके पता कर लेते हैं, सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है ना। और गाइस जैसे सुगंध लेते हैं और समझ जाते हैं। तो इन चीज़ों के बाद से ही हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ का निर्णय ले पाते हैं, अनुभव ले पाते हैं। तो ये क्या है गाइस? ज्ञानेंद्रियां हैं। हमें यह अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है। क्या? मानव नेत्रों के द्वारा ही हम अद्भुत संसार को, रंगों को, चारों ओर की चीज़ों को देख पाते हैं। उनके द्वारा ही हमें
सारी चीज़ों को देखने की योग्यता मिलती है। आँखें यदि हम बंद करके वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद और उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनियों, उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक गाइस हम चीज़ों को पहचान सकते हैं, लेकिन तथापि आँखों को बंद करके रंगों को नहीं पहचान सकते। जैसे कि स्पर्श किया तो कुछ चीज़ तो जान जाएंगे, स्पर्श किया जैसे पानी को स्पर्श किया तो हम जान गए कि वो ठंडा है कि गर्म है। जैसे कुछ चीज़ बन रही है तो गंध के द्वारा हम जान जाते हैं, स्वाद चक्कर के चीज़ों को जान जाते हैं, ध्वनियों के द्वारा जान जाते हैं। कोई बाजे बज रहे हैं गाइस तो हम जान जाते हैं कि ये अलग ध्वनि है, यहाँ पे कोई संगीत हो रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन गाइस हम रंगों को नहीं पहचान सकते। पहचान पाएंगे क्या? यह असंभव है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रिय मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। समस्त ज्ञानेंद्रियों में जो मानव का नेत्र है गाइस वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने की योग्य बनाता है। मानव नेत्र गाइस कैमरे की भांति है एक। जिस प्रकार गाइस हम कैमरा होता है अपन उसमें फोटो ले लेते हैं और हमको पता चल जाता है, उसी प्रकार हमारे नेत्र में भी यदि किसी व्यक्ति को देख लेते हैं तो फोटो के समान लिप जाती है। कैसे गाइस कि जैसे हम किसी को देख लेते हैं तो हमारे अंदर सेव हो जाती है वो फोटो, फिर उसके बारे में सोचने लगते हैं और हमारे अंदर गाइस हमारे माइंड में इमेज बन जाती है कि वो व्यक्ति ऐसा था। हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसका लेंस निकाय गाइस एक प्रकार का सुग्राही पर्दे पर, जैसे रेटिना पटल, दृष्टि पटल कहते हैं। इसका जो लेंस होता है गाइस, हमारे नेत्र में क्या होता है? लेंस होता है। हम ये पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। जो कि एक प्रकाश सुग्राही पर्दे में वह क्या बनाता है? अपना चित्र बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। दृष्टि पटल या रेटिना जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे वह अपना प्रतिबिंब बनाता है, पर प्रतिबिंब बनाता है, मतलब कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश गाइस एक पतली झिल्ली से होकर के नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया, स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो गाइस हम देखते हैं, हम प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या कर पाते हैं? चीज़ों को देख पाते हैं। तो गाइस प्रकाश क्या करता है? एक कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल जिसे कहते हैं उसमें प्रवेश करता है। देखिए इसमें डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो गाइस देख सकते हैं ये क्या है गाइस? हमारा नेत्र है, नेत्र का डायग्राम। ये वाला आपको गोलक जो दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं गाइस स्वच्छ मंडल, या फिर इसको कॉर्निया भी कहा जाता है। यहीं पे गाइस क्या करता है? प्रकाश आता है और अपवर्तन के स्वरूप हमें क्या करते हैं? इस वाले लेंस में भी पड़ता है। क्या करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट से परावर्तित होकर के प्रकाश आता है और आकर के गाइस इस लेंस में पड़ता है, और इस लेंस से ही क्या होता है? इस अपवर्तित होकर के ये किरणें कहाँ पे टकराती हैं? दृष्टि पटल पे टकराती हैं, यहाँ पे। और यही होता है गाइस रेटिना, यहीं पे बनती है प्रतिबिंब, ठीक है ना। इसको रेटिना कहते हैं। और गाइस इसी वाले दृष्टि मतलब कि स्वच्छ मंडल में ही क्या करता है? प्रवेश करता है प्रकाश, जिसकी सहायता से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो गाइस यह झिल्ली जो कॉर्निया की है, जो स्वच्छ मंडल है, तो गाइस ये झिल्ली अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी झिल्ली लगी होती है। इसमें क्या होती है गाइस? पारदर्शी होती है, जिसके कारण प्रकाश चला जाता है। अपारदर्शी वस्तु में तो प्रकाश जाता ही नहीं है ना, टकरा करके लौट जाता है। और गाइस यह उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति गाइस गोलाकार होती है। हमने देखा था गाइस हमारे आँख में क्या होता है? एक गोलक समान स्वच्छ मंडल होता है जिसको हम नेत्र गोलक कहते हैं। उसकी आकृति देखें गाइस तो वो इस प्रकार होती है, गोलाकार होती है। तो गाइस कोई भी गोला होगा तो इसका गाइस व्यास की बात करें तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। कोई भी गोला हो गाइस उसकी त्रिज्या और व्यास तो होता है। तो ये गाइस इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जिसको हम व्यास कहते हैं वो 2.3 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है ना। और गाइस देखिए नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें अधिकांशतः अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो गाइस जब कोई भी वस्तु से इसमें गाइस हमारे नेत्र में क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ता है। और गाइस इसका अपवर्तन कहाँ पे होता है? तो हम देखें तो गाइस इसी वाली कॉर्निया में ही होता है। कहाँ होता है? बाहरी पृष्ठ पर होता है इसके बाद हम क्या देखा यहाँ पे? इसका अपवर्तन बाहरी पृष्ठ पर होता है। और गाइस इस पर क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना को फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी सूक्ष्म समायोजन करता है। और कॉर्निया के पूंछे की संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। तो गाइस देखिए इसमें होता है लेंस लगा होता है। हमने ये पहले बात की है आपसे कि यहाँ पे कोई भी लेंस लगा होता है हमारे नेत्रों में गाइस। तो नेत्रों में लेंस लगा होने के कारण कोई भी वस्तु से जब प्रकाश आता है और आकर के गाइस इसमें अपवर्तन होता है
है तो वो चीज इसी के कारण क्या होता है, रेटिना में कोई भी दृष्टि पटल या रेटिना में क्या करता है, कोई भी क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है हमारे नेत्र में। और गाइस उसका समायोजन भी करता है, मतलब आवश्यक फोकस दूरी के अनुसार कोई वस्तु सूक्ष्म होती है, हम देखते हैं कोई दूर रखी है तो वो हमें सूक्ष्म दिखाई देती है, और पास रखी है तो क्या करती है, ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है गाइस। उसका समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे की संरचना देखें गाइस तो इसको हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका। इसके पीछे की संरचना कॉर्निया के बाद क्या होता है, परितारिका होती है। मतलब देखिए हमने देखा ये क्या देखा, ये है कॉर्निया, ये कॉर्निया है, स्वच्छमंडल है। इसके बाद हम देखते हैं इसके पीछे की संरचना क्या होती है गाइस, एक होता है क्या, यहाँ पे होती है क्या, परितारिका। इसको कहते हैं गाइस परितारिका, ठीक है ना। ये इतनी कुछ इस प्रकार की संरचना होती है हमारी आई में, ठीक है ना। ये वाली इतनी क्या होती है, परितारिका होती है, इसे कहते हैं। यह गाइस क्या करती है परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। यह पतली साइज को नियंत्रित करता है और नेत्र और गाइस पुतली नेत्र में प्रवेश करने पर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यही यहाँ इसके बीच में होती है गाइस, एक क्या होती है, परितारिका के अंदर होती है क्या, पुतली होती है, ठीक है ना। और ये पुतली के साइज को जो ये वाली परितारिका है यही नियंत्रित करती है। किसको नियंत्रित करती है, इसको नियंत्रित करती है। क्यों गाइस, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रकाश को जैसे ज़्यादा प्रकाश होगा गाइस तो ये पुतली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। सॉरी, कम प्रकाश होगा तो बड़ी हो जाएगी, जिससे कि हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। और गाइस ज़्यादा प्रकाश है तो ये क्या हो जाएगी, पुतली बिल्कुल छोटी हो जाएगी, जिससे कि ये प्रकाश उस आई में ज़्यादा ना पड़े। तो इसको नियंत्रित करती है, कौन करती है गाइस, ये वाली बीच की परितारिका, स्वच्छमंडल के बाद में जो होती है। इसको डायग्राम से हम अच्छे से क्लियर कर देंगे आपको। प्रकाश को नियंत्रित करती है। अभिनेत्री लेंस रेटिना पर किसी वस्तु को गाइस उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो हमने देखा था गाइस हमारे नेत्र में क्या होता है, एक लेंस भी लगा होता है। लेंस क्या करता है गाइस, यह लेंस इससे जो प्रकाश की किरणें आती हैं गाइस, माना कि यहाँ पे गाइस कोई लेंस लगा है और यहाँ से प्रकाश की किरणें, कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, आकर के गाइस ये दृष्टि पटल पर क्या करती है, फोकसित करती है। माना यहाँ पे कोई लेंस है, ठीक है ना, और यहाँ पे गाइस कोई भी प्रतिबिंब बनाती हैं। कौन बनाता है, अभिनेत्री लेंस। रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना गाइस। उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखना। लेकिन हमें चीज़ें दिखाई क्यों सीधी देती है, तो वो हमारे मस्तिष्क के कारण, क्योंकि इस वाले नेत्र में क्या होता है, एक सूचना ग्राही भी होता है, ठीक है ना, जो कि मस्तिष्क तक तंत्र होता है गाइस। एक तंत्रिका तंत्र जो बोलते हैं वो मस्तिष्क तक सूचना ले जाता है, जो हमारे प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। नाहीतर प्रतिबिंब यदि क्वेश्चन आ जाए कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है हमारी आंखों में, तो गैस उल्टा तथा वास्तविक बनता है। रेटिना गैस एक कोमल झिल्ली होती है। क्या होती है, रेटिना एक कोमल झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में गैस प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, जो कि प्रकाश को ग्रहण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश क्या कर लेता है, सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। जैसे ही गैस प्रकाश प्रदीप्त हो जाता है तो ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करके ये सिग्नल दृक तंत्रिका को द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः सूचना संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा देख सकते हैं। तो गैस क्या होती है, हमने यही पहले बताया है आपको कि हमारे अंदर क्या होती है, नेत्र में क्या होता है, कोई भी सिग्नल बना होता है। नेत्र होता है गैस, रेटिना होती है, रेटिना में कोई भी प्रतिबिंब बनता है, वो हमने बताया कि यहाँ पे बनता है माना, तो ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो हमें सीधी क्यों दिखाई देती है। तो गैस इसमें कुछ प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो कि दृक तंत्रिका से सूचना गैस सिग्नल मिलने पर एक कहाँ प्रदीप्त हो जाती हैं जैसे ही कोई प्रतिबिंब बनता है। और गैस ये दृक तंत्रिकाएं ये सूचनाएं कहाँ ले जाती है, हमारी मस्तिष्क को ले जाती हैं और मस्तिष्क इन सिग्नलों की गैस व्याख्या करता है, बताता है कि नहीं ये चीज़ जैसी है वैसी ही हमें दिखाई देती है, वो सीधी सीधी बता देता है।
सो गाइस इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में ये है किसी की आई, ठीक है ना। ये गाइस आई है, आई में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है गाइस पुतली। क्या है गाइस, ये पुतली है। इसके आगे देखते हैं गाइस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं गाइस, ये है हमारा स्वच्छ मंडल हमें जो दिखाई देता है। इसके बाद देखिए इसमें कुछ परितारिकाएं होती हैं। इसके आगे देखें तो ये है गाइस परितारिकाएं, जो आपको इस प्रकार की आकृति की ये वाली क्या है गाइस, परितारिकाएं हैं। और परितारिकाएं ही क्या करती हैं, इस छोटी सी जो पुतली दिख रही है आपको ब्लैक कलर की गाइस, इसके क्या कर रही है, इसके कलर को इसके गाइस साइज को नियंत्रित करती है ये वाली छोटी सी परितारिका जो आपको ये वाली दिख रही है। क्यों करती है गाइस, जैसे हम देखते हैं जब ज़्यादा हम प्रकाश में जाते हैं तो इस वाली पुतली का क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता है साइज। और गाइस और हमें चीज़ें क्या हो जाती हैं, छोटा हो जाता है और चीज़ें आसानी से दिखती हैं। और लेकिन यदि हम कम प्रकाश वाली जगह में आ गए और गाइस ये छोटा है ये परितारिका का, तो हमें तो चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखाई देती हैं। जैसा कि गाइस आपने नोटिस किया होगा कहीं अंधेरा लग गया तो गाइस तुरंत जैसी लाइट जाती है हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि परितारिका ने यहाँ प्रकाश था तो परितारिका ने क्या किया था, इस वाली पुतली का क्या किया था, छोटा किया हुआ था। और जैसे ही लाइट चली गई तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। क्यों, क्योंकि ये परितारिका क्या कर देती है, इस पुतली का आकार क्या कर देती है गाइस, बड़ा कर देती है, जिसके कारण हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने बताया था गाइस ये लेंस टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे वो होती है क्या, पेशियाँ होती हैं कुछ, वो पछावी पेशियाँ होती हैं जो कि क्या करती हैं गाइस, इस वाले इसको नियंत्रित करती हैं। किसको नियंत्रित करती हैं, इसको नियंत्रित करती हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे लेंस लगा हुआ होता है और रेटिना में क्या बनता है, कोई भी प्रतिबिंब बनता है, आप ध्यान रखना। इसके बाद देख रहे हैं गाइस, और इस परितारिका को कौन नियंत्रित करता है, तो गाइस इस परितारिका को नियंत्रित करता है ये अभिनेत्री लेंस होते हैं। क्या होते हैं गाइस, ये अभिनेत्री, दोनों साइड आपको ये लेंस दिख रहे हैं। सॉरी गाइस, ये क्या होते हैं, ये गाइस पछावी पेशियाँ होती हैं, ये दोनों साइड लगी होती हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पे ये आपको क्या दिखाई दे रही हैं, पछावी पेशियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। ये पछावी पेशियाँ लगी होती हैं हमारे नेत्र पर, जो कि क्या करती हैं, इस परितारिका को नियंत्रित करती हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें क्या होते हैं, लेंस होते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। यही गाइस इसमें हमारी बुक में डायग्राम इसी प्रकार का बना है। देखिए आपको ये लेंस दिख रहे हैं, ये रहा गाइस, इसको हम कॉर्निया भी कहते हैं इस वाले साइज को। और हमारा जो डायग्राम बनता है वो कहाँ पे बनता है, तो हम देखते हैं यहाँ पे गाइस एक पुतली भी होती है। क्या होती है, पुतली। देखिए ये वाली पुतली तो इसमें भी बनी हुई है, ये है हमारी पुतली, ठीक है ना। तो इस पर भी गाइस जो प्रतिबिंब बनता है, तो हम देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस वाले रेटिना में। कहाँ है गाइस रेटिना, तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे साइड रेटिना होता है हमारी दृष्टि के। इसके बाद देखिए ये होती है दृक तंत्रिका। क्या होती है दृक तंत्रिका, जो कि हमारे जो इमेज बनी है गाइस, उल्टी इमेज बनती है। माना कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है गाइस, यहाँ पे आम का पेड़ लगा है, ठीक है ना, ये आम का पेड़ लगा है गाइस, तो आम के पेड़ की इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, हम देखेंगे तो हमारी यहाँ से गाइस कोई भी प्रकाश का अपवर्तन हुआ वो सीधे जाकर के इस लेंस में पड़ा, ठीक है ना। कहाँ है लेंस गाइस, ये है लेंस, ठीक है ना। और यहाँ से जाकर के इस रेटिना को गाइस क्या करेगा, यहाँ पे गाइस बनेगा इमेज। यहाँ पर इमेज बनी तो गाइस वो इमेज कैसी बनी, वो इमेज गाइस कुछ इस प्रकार बनेगी। कैसी बनेगी, इस प्रकार इमेज बनी, उल्टी इमेज बनेगी। तो गाइस ये सूचना कहाँ पे जाएगी, ये सूचना देखिए यह दृक तंत्रिका है, ये है दृक तंत्रिका, ये मस्तिष्क से गाइस इससे जाएगी और जाकर के मस्तिष्क को सूचना करेगी और जिस विद्युत गाइस सिग्नल पैदा हो जाएगा यहाँ पे, जिससे कि क्या हो जाएगी, ये दृक तंत्रिका के माध्यम से सूचना मस्तिष्क तक जाएगी और मस्तिष्क व्याख्या करेगा और हमें समझा देगा जैसी जो चीज़ है गाइस उसका वैसे ही प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगेगा, क्योंकि मस्तिष्क के द्वारा, ध्यान रखना। सो गाइस अब देखते हैं समंजन क्षमता। देखिए समंजन क्षमता क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। कैसे सामंजस्य बना पाते हैं हमारे नेत्र, जैसे गाइस हम ज़्यादा प्रकाश से दूर की चीज़ों को, पास की चीज़ों को किस प्रकार गाइस देख सकते हैं, ये समंजन क्षमता है कि नहीं है। तो देखिए अभिनेत्री लेंस जो हमारे कई नेत्रों में लगे होते हैं वो रेशेदार जेलीवत पदार्थों के गैस बने होते हैं। इसकी वक्रता में गैस कुछ सीमाओं तक पक्षावी
पेशियां द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है इनको, ठीक है ना। अभिनेत्री लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर गैस इसकी फोकस दूरी पर भी परिवर्तित हो जाता है। जब पेशियां गैस शिथिल हो जाती हैं तो अभिनेत्री लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। देखिए जब माना कि कोई जैसे कि हमने देखा ये क्या है गैस, उत्तल लेंस है, ठीक है ना, या अवतल लेंस। यहाँ पे गैस होती है पच्छाभी पेशियां लगी होती हैं, हमने देखा था इसके दोनों ओर, ठीक है ना, इसके दोनों ओर क्या होती हैं, पच्छाभी पेशियां लगी होती हैं। और गैस जब इसमें क्या हो जाती है, अभिनेत्री लेंस में गैस परिवर्तन होता है। जब पेशियां शिथिल हो जाती हैं गैस तो क्या होती हैं, लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है। इसी प्रकार जब गैस इसकी फोकस दूरी और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो माना गैस ये लेंस क्या हो गया, पतला हो गया, और पतला होने के कारण क्या हो जाएगा, ये पतला होगा तो गैस और लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। अब कोई भी गैस डायग्राम में वो आएगा तो इसकी फोकस दूरी गैस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और गैस और इसी के कारण क्या होता है, इसी गैस दूरी वस्तुओं की दूर की वस्तुएं क्या होने लगेंगी, स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। पच्छाभी पेशियों का गैस ये महत्व होता है, सोचिए। इस प्रकार गैस फोकस दूरी बढ़ जाएगी। इस स्थिति में हमें क्या हो जाएगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने में हम समर्थ हो जाएंगे। इसी कारण गैस हम देखते हैं इतने दूर तारे होते हैं आकाश के, इसके बाद भी हमें क्या दिखाई देने लगते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। क्यों, क्योंकि ये पच्छाभी पेशियां क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, और ज़्यादा और हो जाने के कारण गैस अभिनेत्री लेंस क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। और पतले हो जाने के कारण फोकस दूरी हमारी बढ़ जाती है, और हमें बढ़ जाने के कारण गैस ऊपर की वस्तुएं भी दूर की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। और गैस जब आंख के निकट कोई वस्तु आती है गैस, जब हम बिल्कुल पास से देखते हैं तो ये पच्छाभी पेशियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं गैस, सिकुड़ जाती हैं, बिल्कुल पास में आ गई गैस। तो आप सोचिए ये गैस ये डायग्राम इस प्रकार बन रहा था, सिकुड़ जाने की वजह से क्या हो जाता है, अब गैस ये सिकुड़ गई, ये पच्छाभी पेशियां लगी हुई थी, ये गैस जब ये पतला हो गया था, अभी हमने देखा पतला होकर के बड़ा हो गया था, लेकिन गैस अब ये सिकुड़ गई तो ये गैस और छोटा हो जाएगा। देखिए इससे साइज की गैस ये सिकुड़ गई और पास में आ गई ये पच्छाभी पेशियां, ठीक है ना, जो हमारी नेत्र के गैस दोनों ओर लगी होती हैं। और इनके पास में आ जाने के कारण हमारा ये लेंस था गैस अभी तो बड़ा था, लेकिन गैस अभी क्या हो गया, और छोटा हो गया। और छोटा हो जाने के कारण ही इनकी गैस छोटा हो जाने के कारण हमें पास की चीज़ें भी दिखाई देने लगती हैं, वो भी स्पष्ट, है ना, सिकुड़ जाती है। इससे अभिनेत्र वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अभिनेत्री लेंस जब अब मोटा हो जाता है, परिणाम स्वरूप अभिनेत्री लेंस से फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, और हम निकट की रखी वस्तुओं को भी स्पष्ट देख पाते हैं। और गैस जब ये गैस पच्छाभी पेशियां क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, शिथिल हो रही थी गैस, तो क्या हो रहा था, ये लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और पतला हो जाने के कारण हमें दूर की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सो गाइस देख सकते हैं ये है हमारी पच्छाभी पेशियां, क्या है गाइस, ये है पच्छाभी पेशियां, दोनों साइड होती हैं। और जब हमें माना कि बहुत दूर कोई वस्तु रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और वो वस्तुओं को देखना है गाइस, तो फिर क्या हो जाती हैं, ये हम जोड़ लगाते हैं आंखों में, और ये पच्छाभी पेशियां क्या हो जाती हैं गाइस, ये बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं। तो इस शिथिल हो जाने के कारण ये डायोग्राम गाइस और बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अवतल लेंस गाइस और बड़ा हो जाता है। ये शिथिल हो गई गाइस, दूर हो गई, तो इससे हमारे इमेज गाइस ये फोकस दूरी भी क्या बनने लगी, इसकी दूर की बनने लगी, ये बड़ा हो गई, ठीक है ना। और गैस और यदि हमें पास की चीज़ और हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, इसके अतिरिक्त गैस हमें पास की चीज़ देखना है, माना कि यहीं पे रखी है, तो गैस ये है ना, हम बोलते हैं ना ज़्यादा पास में देखते हैं तो हमें आँख से जोड़ लगाना पड़ता है ना। तो गैस ये जो पच्छाभी पेशियाँ क्या हो जाती हैं, जब हम ज़्यादा पास में आ जाते हैं तो कैसे हमें चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो इसका कारण है गैस ये पच्छाभी पेशियाँ क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। और गैस सिकुड़ जाने के कारण क्या हो जाती है, ये यहीं सिकुड़ गई यहीं, ठीक है। देखिए तो ये लेंस की दूरी क्या हो गई, और छोटी हो गई, और छोटा हो जाने के कारण हमें चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, क्योंकि हमें तो पास की देखना है, और पास में तो हमें छोटा है तो भी देख लेंगे, और दूर देखना है दूर की, तो ये हमें तो और बड़ी आँख चाहिए होती है, तो ये क्या होती है, ये गैस क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती हैं बिल्कुल। तो ये हमें बड़ी आँख हो जाती है, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हमें वो चीज़ें देख पाएंगे। गैस ऐसा साइज बड़ा नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ अपन ऐसे जोड़ लगाते हैं ना, आँख खोलते हैं, देखिए आप जैसे अपन को बहुत दूर चीज़ देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं, तो अपन आँख निकालना चाह रहे हैं, है ना।
सो गाइस, अभिनेत्री लेंस की क्षमता, इसके कारण हम अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सामंजस्य कहते हैं। सो गाइस, इसी को समंजन कहते हैं। क्योंकि हमने देखा कि सामंजस्य बनाया हमने, हमें दूर की चीज़ देखना है तो हमने क्या कर लिया, आँखों में जो लेंस था वो अब पछावी पेशियों के माध्यम से क्या हुआ, वो शिथिल हो गई और हमने बड़ी आँख कर ली। और गाइस, जब हम देखते हैं पास की चीज़ों तो हमने उसमें समायोजन बना लिया, ये सिकुड़ गई और हमारा नेत्र क्या हो गया, छोटा हो गया और हमने देख लिया। ये समंजन क्षमता हुई कि नहीं हुई। तो गाइस, तथापि अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा तक कम नहीं होती। किसी छपे हुए पृष्ठ को आँख को अत्यंत गाइस निकट पास रख करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप देखिए गाइस, कभी यदि आप देखेंगे कि हम बिल्कुल पास में कोई भी बुक रख करके पढ़ते हैं और बिल्कुल पास में, ठीक है ना, आँख के निकट रख के पढ़ने का प्रयास कीजिए तो आप अनुभव करेंगे गाइस कि प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई दे रहा है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है। इससे गाइस आपको नेत्र को लगेगा कि हमको तनाव पड़ रहा है। बिल्कुल पास में रख के पढ़िए गाइस, आपको लगेगा कि नहीं होगा, हमें धुंधला दिखाई देगा। वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इस अपने नेत्र के गाइस कम से कम 25 सेंटीमीटर रखना होगा गाइस, तभी हमें एक निश्चित दूरी पर रखना होगा, है ना। तो हमें हमारी आंखों को जोर नहीं पड़ेगा। ये मतलब कि 25 सेंटीमीटर हम कोई वस्तु रखते हैं तो हमको क्या होती है, वो स्पष्ट दिखाई देती है। वह क्या है, इसकी न्यूनतम कम से कम इतने दूर तो होना ही चाहिए। पर रखी हुई कोई भी तनाव को अत्यधिक स्पष्ट किया जा सकता है गाइस। तो इससे हम देख सकते हैं कि इसमें हम यदि हम इससे पास में रखते हैं तो हम अपने आप हमें तनाव महसूस होता है कि नहीं होता है। उसे गाइस सुस्पष्ट दर्शन को अल्पतम दूरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अल्पतम दूरी कहते हैं। मतलब 25 सेंटीमीटर के और पास में यदि रखते हैं तो इसे सुस्पष्ट अल्पतम दूरी कहते हैं। मतलब कि 25 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा इतने में ही हमें सुस्पष्ट चीज़ें दिखाई देती हैं और इससे और पास में लाते हैं तो हमको प्रॉब्लम होने लगती है हमारी आई को। इस नेत्र मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब हमें जोर पड़ने लगता है, पड़ता है नहीं पड़ता है। इस नेत्र का निकटतम बिंदु भी कहते हैं। किसको कहते हैं, 25 सेंटीमीटर को ही हम निकटतम बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। इतनी दूर पर ही हमें कोई चीज़ें हमको स्पष्ट दिखाई देती हैं। किसी सामान्य दृष्टि से तरुण वयस्क के लिए गाइस निकट बिंदु आँख की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु तब कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है। नेत्र दूर बिंदु कहलाता है गाइस। इसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र दूर बिंदु कहते हैं, 4 पॉइंट कहते हैं। मतलब कि गाइस इतने में हमें कोई चीज़ें अच्छी से दिखाई देती हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। इससे पास लाते हैं तो हमें चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। सामान्यतः नेत्र के लिए अत्यंत दूरी होती है गाइस। इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर की अत्यंत दूरी तक रखी गई वस्तुओं को सुस्पष्ट देखा जा सकता है। कभी कभी गाइस अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र क्रिस्टलीय लेंस की दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। गाइस कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो क्रिस्टलीय लेंस है जो हमारे गाइस नेत्रों में लगा होता है, जो लेंस हमने बताया जिसके कारण हम कोई चीज़ें देख पाते हैं, कोई प्रतिबिंब बन पाता है हमारी रेटिना में, तो कभी कभी ये गाइस लेंस क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है अथवा धुंधला हो जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं गाइस, मोतिया बिंद कहते हैं इसको मोतिया बिंद हो गया है, ठीक है ना। इसके कारण गाइस इसका नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद हो जाने से कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे तो कुछ भी चीज़ नहीं दिखाई देती है या फिर कम दिखाई देती है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात ही दृष्टि को वापस लौटा पाना संभव हो पाता है। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन के द्वारा। सो गाइस देखते हैं दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। देखिए क्या होता है दृष्टि दोष। तो गाइस कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी सामंजस्य क्षमता क्या कर देते हैं, खो सकते हैं। ऐसी स्थिति में गाइस व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में गाइस अपवर्तन दोष के कारण दृष्टि में धुंधली हो जाती है। गाइस जैसे हमने देखा कोई भी हमारे नेत्र हैं गाइस, कोई भी लेंस लगे होते हैं, लेंसों में कोई भी वस्तु बन पाती है गाइस, उनकी क्या इमेज बनती है। तो गाइस इमेज बन पाती है तो गाइस वो सामंजस्य क्षमता होती है। हमने देखा जैसे पच्छाभी पेशियाँ लगी होती हैं तो वो भी खराब हो जाना, उनकी सामंजस्य क्षमता खो देना गाइस। तो कभी कभी ये नेत्रों में गाइस दृष्टि दोष हो जाता है। कभी पास में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं तो कभी पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। उनमें जो अपवर्तन होता है वो ठीक तरह से नहीं होता है।
तो गैस हम इन्हीं दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रमुख गैस दृष्टि 3 अपवर्तन के दोष होते हैं कि उनका अपवर्तन, जैसे हमने देखा था ना, अपवर्तन तो आप जानते हैं, जब प्रकाश क्या करता है, जैसे हम देखते हैं प्रकाश की उपस्थिति में हम सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। माना कि सूर्य का प्रकाश गैस आ रहा है, ठीक है ना, माना कि सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है, आ रहा है गैस, और आने की वजह से क्या होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो उसमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट यदि रखा, यदि सीधे रखा है तो सीधी गति में प्रवेश कर जाएगा सूर्य, कुछ नहीं रखा है तो। और माना कि कोई, जैसे हमारा नेत्र आ गया है, कोई वस्तु पर गैस प्रकाश पड़ रहा है, तो हो सकता है गैस सरल माध्यम से क्या करता है प्रकाश, जैसे यहाँ पे क्या था, विरल माध्यम था, यहाँ पे क्या था, ओनली क्या थी, या फिर हवा रही होगी, और हवा के साथ साथ माना कि यहाँ पानी है, नेत्र है, कुछ भी है गैस, ठीक है ना। तो गैस इसमें क्या होता है, इससे टकराया, तो हो सकता है यदि पानी है गैस सघन माध्यम में आया और इसमें पड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रकाश का हो सकता है उनकी स्थिति क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये सीधे गैस, जैसे अभी देख रहे थे अपन कि ये सीधे जा रहा है, प्रकाश क्या कर रहा है, सीधे जा रहा है। तो अभी कुछ ऑब्जेक्ट पास में आ गया तो गैस ये सीधा ना जाएगा, अब किस ओर, किसी और भी मुड़ सकता है, इस ओर, ये फिर गैस इस ओर ना मुड़ करके इस ओर मुड़ सकता है। थोड़ी बहुत परिवर्तन आ गया, मतलब अभिलंब की ओर थोड़ी सा झुक जाता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और गैस यदि अपारदर्शी वस्तु है तो माना कि वो सीधे टकरा करके क्या हो जाता है, लौट जाता है, और लौटता है तो यहाँ पे कोई यदि हमारा नेत्र है तो हम वो वस्तु को गैस देख लेते हैं कि इस वाली वस्तु को देख लेते हैं जिसके कारण वो टकरा करके लौटा है। या फिर अपवर्तन, जिसके कारण गैस हमारी वस्तु, जो हम यहाँ से जो प्रकाश आ रहा था जिसमें पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन होकर के ये किसी और भी मुड़ेगा और हमारे आँख में पड़ेगा गैस, तो फिर क्या होगा, यही हमें वस्तु दिखाई देगी जिससे कारण अपवर्तन हुआ है। और गैस इस अपवर्तन में भी कभी कभी क्या आ जाता है, दोष आ जाता है जिसके कारण हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो गैस ये दोष के 3 प्रकार के दोष आ सकते हैं, ज़्यादा हम देखते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, मतलब कि निकट दृष्टि दोष उसे कहेंगे जब हमें कोई दूर की चीज़ें दिखाई ना देंगी, सिर्फ अपोजिट सीधे, क्योंकि निकट में पास की चीज़ें दिखाई तो देंगी गाइस, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देंगी, ध्यान रखना। इसी प्रकार होता है दीर्घ दृष्टि दोष, गैस इसमें दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं इसको। तो दूरदृष्टि दोष में गैस क्या होता है, हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, ठीक है ना। और एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष गैस इसमें दोनों प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ना तो अच्छे से पास की दिखाई देती है ना दूर की देती हैं। इन दोषों के उपयोग तो गोलीय लेंसों के में गैस उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। इस प्रकार के दोष को हम किस प्रकार निवारण कर सकते हैं, गोलीय लेंस से बात करते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, हमने निकट दृष्टि दोष में गैस निकट दृष्टिता भी कहते हैं इसको, निकट दृष्टिता भी कहते हैं इसको। और गैस निकट दृष्टि दोष में दोष युक्त व्यक्ति को, जिसको भी गैस निकट दृष्टि दोष हो गया है, कोई भी व्यक्ति है गैस, तो वह निकट रखी वस्तु को तो वो देख लेगा, इसके जस्ट अपोजिट गैस वो दूर रखी हुई वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाएगा। जिसको निकट दृष्टिता का रोग हुआ है वो दूर की चीज़ें नहीं देख पाएगा, निकट की देख लेगा गैस, जिसमें बिल्कुल अपोजिट चलता है, ठीक है ना। ऐसा दोष गैस दोष युक्त व्यक्ति दूर बिंदु पर ना होकर के नेत्र के पास हो जाता है, क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ऐसा व्यक्ति गैस कुछ मीटर की दूरी रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है। और निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी प्रतिबिंब को दृष्टिपटल रेटिना में ना बन करके दृष्टिपटल के सामने बनता है, इस दोष के उत्पन्न होने के कारण है गाइस। मतलब कि इसमें क्या होता है, ये गाइस जो रेटिना, इसके दृष्टिपटल में गाइस पास में ये है कोई दूर रखी वस्तु का चित्र रेटिना पे नहीं बनता है, ये है गाइस रेटिना हमारा आँख का, उस पर नहीं बनता है। यह कहाँ पे बनता है गाइस, ये उसके सामने बनता है, जिसके कारण वो चीज़ उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और जिसको दृष्टि दोष नहीं है, तो हमने क्या देखा था गाइस, कोई दृष्टि दोष नहीं है तो पास की चीज़ों को तो वो देख लेता है लेकिन दूर की नहीं देख पाता है। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है, निकट की चीज़ों को देख सकता है लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता है। इसको किस प्रकार गाइस हम दूर कर सकते हैं, तो देखिए अभी नेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक होना अथवा नेत्र का गोलक, इसके कारण क्या है गाइस, अभी नेत्र की वक्रता अत्यधिक होना,
और दूसरा कारण क्या है गाइस, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष का उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के गाइस उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो गाइस यदि जिसको भी ये रोग है गाइस, मतलब कि उसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो उस कैसे दूर किया जा सकता है, उसमें गाइस अवतल लेंस का लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, अवतल लेंस या अपसारी लेंस भी जिसे कहते हैं, ठीक है ना। ये वाला लेंस लगाया जाएगा जिससे उसे क्या होती है, दूर की चीज़ें उसे दिखाई देने लगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं गाइस इस लेंस में चीज़ें का आकार क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। और गाइस उसे दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि आकार छोटा है उनका, उसको छोटा दिखता है। तो गाइस ये भ्रम करवा देते हैं एक प्रकार का। ये गाइस लेंस लगा देंगे तो ये उनको लगेगा कि ये चीज़ बहुत बड़ी है, और बहुत बड़ी होने के कारण उनको चीज़ बराबरी पे दिखाई देने लगेगी। और गाइस उपयुक्त, हाँ, संशोधित किया जा सकता है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल रेटिना पर ले जाएगा। इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाएगा। मतलब जो कि हमने देखा कि ये गोला क्या हो जाता है, इसमें इन लोगों का बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाने के कारण गाइस जब प्रतिबिंब जो बन रहा था गाइस, अभी ये छोटा था, बड़ा हो जाता है तो ये प्रतिबिंब, जो कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब है, ये प्रकाश आ रहा है गाइस, अवतल लेंस लगा देंगे तो ये प्रतिबिंब गाइस सही स्थान पर बनने लगेगा, है ना। ये क्योंकि आकार भी छोटा इसमें लगने लगेगा और ये वस्तु क्या लगने लगेगी, बहुत बड़ी। सो गाइस आप डायोग्राम में देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष, माना कि ये गाइस कोई आई है, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये लगा है गाइस उत्तल लेंस लगा, अभिनेत्री गोलक लेंस लगा हुआ है। इसमें कोई भी वस्तु गाइस बड़ी यहाँ पे रखी है तो उसको दूर रखी है, अनंत पर रखी है तो उसको गाइस दिखाई नहीं देती है। तो गाइस क्या करेंगे, अब इसमें देखिए इसमें क्यों दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये वाली आप देख सकते हैं किसी भी दूर बिंदु रखा है गाइस तो उसमें क्या होता है, ये गाइस ये दृष्टि पटल में जो ये किरणें आ रही हैं गाइस, प्रकाश की किरणें, ये क्या कहाँ पे पड़ रही हैं, लेंस पर पड़ रही हैं। और लेंस में पड़ने के बाद गाइस आप बर्तन के फलस्वरूप देखिए ये यहाँ से परावर्तन हो रही हैं। और गाइस इसका रेटिना पे चित्र नहीं बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, उसके पहले बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसके पहले बनने के कारण यहाँ पे टकरा रही हैं रेखाएं, और टकराने के कारण गाइस यहाँ पे टकराना चाहिए था इनको, लेकिन ये टकरा कहाँ रही हैं गाइस, पास में टकरा रही हैं, और जिसके कारण वह चीज़ उसको दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि गाइस ये चीज़ यहाँ पे क्यों बन रही है, क्योंकि इनका नेत्र गोलक था जो ये क्या हो गया है, लंबा हो गया है। तो गाइस ये लंबा हो गया तो माना कि देखिए यहाँ पे कोई चीज़ बन रही थी, अभी तो गाइस यहाँ ये छोटा था, और छोटा होने यानी कि पहले क्या रहता है, ये छोटा रहेगा, और छोटा रहेगा तो इसका रेटिना में चित्र बन जाता। लेकिन अब गाइस ये बड़ा हो जाए तो बड़ा होने पर चित्र तो गाइस यहीं पे बन रहा है, लेकिन रेटिना यहाँ पे है ना। तो इस समस्या के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या कर देते हैं गाइस, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अवतल लेंस का प्रयोग करने के कारण उसको ऐसा लगने लगता है कि वस्तु बिल्कुल पास में रखी है। ये गाइस कोई इमेज अनंत पे, माना कि ये इमेज अनंत पे रखी है, हम अनंत पे खड़े हुए हैं, तो क्या होगा, हमें गाइस हम अवतल लेंस का प्रयोग किया है, और अवतल लेंस का प्रयोग करने के कारण ये सीधे देखिए ये जाएगा हमारा, इसको लगेगा इस व्यक्ति को कि ये हमारे पास में रखी है। क्योंकि क्यों लगेगा, क्योंकि ये व्यक्ति को ये पास में रखी है, क्योंकि ये बड़ा अवतल लेंस क्या करता है, कोई भी इमेज को बड़ा बनाता है, और बड़ा बनाने के कारण उसको ये सारी चीज़ें, हमारा जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी गाइस, रेटिना पर बनेगी, ठीक है ना। और रेटिना पे बनेगी और हमको चीज़ें क्लियरली दिखाई देने लगेंगी। अब पढ़ते हैं गाइस दीर्घ दृष्टि दोष, मतलब कि गाइस दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं इसको। मतलब कि इसमें गाइस अब दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, अब निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, उल्टा होगा, जस्ट उल्टा। जैसे हमने निकट दृष्टि दोष वालों को, निकट के उल्टा क्या होता है, दूर, तो दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन दीर्घ दृष्टि वाले को वालों को निकट की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। दीर्घ दृष्टि दोष को गाइस दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। और दीर्घ दृष्टि दोष गाइस दोष युक्त व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाता है। ये क्या कर लेता है, दूर की वस्तुओं को अच्छे से देख लेता है, क्योंकि इसे दूर दृष्टि दोष है।
और गाइस लेकिन इसके जस्ट अपोजिट मतलब निकट की वस्तुओं को, परंतु निकट में रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति को निकट बिंदु सामान्य बिंदु गाइस 20 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। तो उसको लगता है गाइस उसके निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। और जैसे हमने बताया था कि यदि एक सामान्य गाइस व्यक्ति है, उसको 25 सेंटीमीटर में यदि कोई वस्तु रखी है तो उसको सुस्पष्ट दिखाई दे जाएगी। और इसके पास में हम कोई वस्तु ला करके बुक के बिल्कुल नज़दीक रखते हैं गाइस अपनी आँखों के सामने, तो हमें वस्तु गाइस अच्छे से हमें प्रॉब्लम होने लगेगी। लेकिन इन वाले रोगियों को गाइस हम 25 सेंटीमीटर वाली चीज़ें भी नहीं दिखाई देंगी। इनको लगेगा बहुत पास में ये चीज़ें रखी हैं और हमको दिखाई नहीं दे रही हैं। और एक सामान्य व्यक्ति तो गाइस, और एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो वह सुस्पष्ट पढ़ने के लिए सामग्री को 20 सेंटीमीटर से भी काफ़ी दूरी पर रखना पड़ता है। इस कारण यह गाइस पास रखी वस्तुओं को आने वाले प्रकाश को दृष्टिपटल के पीछे फोकसित होती हैं तथा जैसा कि आप चित्र में दर्शाया गया है। और इस दोष को उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं गाइस, इनको क्या है, पास की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? अभिनेत्री लेंस फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना, मतलब अभी लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। नेत्र गोलक क्या हो जाता है गाइस, छोटा हो जाता है। अभी उसमें हमने देखा था बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाने के कारण वो आगे बनने लगा था। क्या देखिए, उसमें हमने देखा था कि नेत्र गोलक था और उसमें क्या बनने लगा था, रेटिना के गई यहाँ पे लेंस था, है ना, यहाँ पे क्या था गाइस, यहाँ पे एक लेंस था और रेटिना, यहाँ पे रेटिना था, तो उसका क्या होने लगा था, यहाँ पे बनने लगा था डायोग्राम, है ना, इमेज यहाँ बन रही थी और रेटिना में नहीं बन रही थी। और यदि दीर्घ दृष्टि दोष वालों की गाइस इमेज कहाँ पे बनने लगती है, इनकी इमेज गाइस दूर जाकर बनती है, मतलब यहाँ पे बनेगी। अब यहाँ पे बनेगी तो कहाँ से उसको दिखाई देगा। देखिए यहीं पे डायोग्राम बना हुआ है, ये है गाइस, देखिए ये है सामान्य व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। ये कोई व्यक्ति है, ये कोई हम अनंत पे कोई चीज़ हमने रख दी और यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, ये है गाइस उत्तल लेंस, ठीक है ना, ये गोलक लेंस लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ से चीज़ें जा रही हैं, है ना, यहाँ से वो गई अपनी अपवर्तन के फलस्वरूप इस ओर मुड़ गई और यहाँ पे गई, यहाँ पे ये दूसरे से काट रही हैं ये परावर्तित किरणें। तो गई यहाँ पे चित्र बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ इमेज बन रही है, तो इसमें सही है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को दोष है तो दीर्घ दृष्टि दोष है या फिर दूरदृष्टि दोष है, मतलब कि इसमें गई ये जो चित्र जो यहाँ बन रहा है वो यहाँ ना बन के यहाँ बनेगा। सोचिए, मतलब कि देखिए यहाँ पे इस वाली इमेज में डायोग्राम में, तो गाइस ये है नेत्र गोलक, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये लेंस लगा हुआ है, हमारे अभिनेत्री लेंस, नेत्र लेंस लगा हुआ है। यहाँ से गाइस चीज़ें, यहाँ पे माना कि कोई वस्तु हमने रखी है तो यहाँ से गया हमारी ये किरणें जाती हैं और गैस किरणें जाकर के ये गैस यहाँ पे गई और अपवर्तन के स्वरूप यहाँ पे गैस यहाँ नहीं टकराती हैं, ये गैस और लंबे चली जाती हैं। इसका टकराव कहाँ होता है, इसका फोकस कहाँ पे बनता है गैस, यहाँ बनता है। और बनना कहाँ चाहिए, इस रेटिना में बनना चाहिए, तभी हमें कोई वस्तु दिखाई देगी, है ना। क्यों बन रहा है गैस, तो अभी इसका हमने देखा था, इसका गोला तो गैस बड़ा था कितना, यदि ये गोला बड़ा होता तो गैस हमारा नेत्र यहाँ यहीं पे बनता, कोई भी इमेज यहीं बनती, क्योंकि यहीं रेटिना हो जाता, है ना। लेकिन अब ये गैस इमेज क्या हो रहा है, ये गोला इसमें जब इन दोष हो जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष, तो ये गोला क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो गैस अभी ये बड़ा था तो सही था, लेकिन अब ये गोला क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटा हो जाने के कारण ही माना गैस ये गोला क्या था, बड़ा था, और बड़ा था तो ठीक था, लेकिन अब ये गोला छोटा हो जाए तो गैस ये चित्र कहाँ बनेगा, दूर बनने लगेगा, जो कि अब यहाँ बनना चाहिए, है ना। तो इसमें दूर बनने लगता है चित्र। इसके बाद देखिए, अब इसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे, जिसके कारण उस व्यक्ति को लगेगा कि चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल इसे दूर की दिखाई नहीं दे रही हैं। और उत्तल लेंस लगा देंगे, मतलब पास की चीज़ें इसे दिखाई नहीं दे रही हैं दो लोगों को, और उत्तल लेंस लगा देंगे तो वो गाइस केंद्रित होने लगेगी पास में। ये चीज़ें इसको लगेगा नहीं, ये चीज़ें गाइस हम यानी कि पास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इसको लगेगा हमें तो दूर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो इसके लगेगा गाइस हमारी चीज़ें बहुत दूर हैं और हम इसको देख सकते हैं, और ये देख लेगा, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार से बेवकूफ़ बनाने वाला काम है।
मतलब हम अपने आप को बना लेंगे कि नहीं, हमारे पास में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, उत्तल लेंस लगा दिया, जिससे इमेज क्या बनने लगेगी, हमारे पास में बनने लगेगी। हमको लगेगा कि नहीं चीज़ें बहुत दूर हैं और हमको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि इस वाले रोग को लगेगा कि यहाँ पे हमसे बहुत चीज़ें दूर होंगी तो ही वो पढ़ पाते हैं या लिख पाते या फिर देख पाते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गैस हमने पढ़ा कि उपयुक्त गैस क्षमता वाला अभिसारी लेंस, गैस अभिसारी मतलब उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित जो हमें दोष है गैस, दूरदृष्टि दोष है, मतलब दूरदृष्टि दोष में हम देख रहे हैं हमने पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो गैस इससे हम क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं इस समस्या का। उत्तल लेंस का उपयोग करके चश्मे के दृष्टि पटल पर गैस वस्तुओं को प्रतिबिंबित करके फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता वाला प्रदान करते हैं एक लेंस। ठीक है ना। अब देखते हैं जरा दृष्टि दोष क्या कहलाता है। जरा दृष्टि दोष मतलब कि गैस वृद्धों को होता है, मतलब जब हम ओल्ड एज हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा एज हो जाती है तो हमें दोनों प्रकार की समस्या बन जाती हैं। मतलब कि दूरदृष्टि दोष भी और निकट दृष्टि दोष। ना तो हमें पास की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं, ना दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो देखिए इसको हम जरा दृष्टि दोष कहेंगे। देखिए इस आयु में होने के साथ साथ मानव के नेत्र की सामंजस्य क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। अधिकांशतः व्यक्ति निकट बिंदु दूर हट जाता है और संशोधन चश्मे के बिना किसी पास की वस्तुओं को भी वह आराम से देखने में उसे कठिनाई होती है, और इस दोष को जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें पच्छावी पेशियां जो होती हैं वो धीरे धीरे दुर्बल हो जाती हैं। क्रिस्टलीय लेंस को गैस लचीलेपन में कमी हो जाती है, जिसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है। मतलब कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में गैस दोनों ही प्रकार के दोष प्रकट हो जाते हैं। मतलब कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसी व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्राय दो फोकसीय लेंसों को आवश्यकता होती है। इस प्रकार दो फोकसी लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंस होते हैं गैस, दो फोकसी लेंस। ठीक है ना। ऊपरी भागों में अवतल लेंस लगा दिया जाता है तथा दूसरी वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करती है, और नीचे के भाग में क्या कर दिया जाता है, उत्तल लेंस डाल दिया जाता है, जिससे वस्तुओं को स्पष्ट, मतलब कि हम दूर की और पास की दोनों वस्तुओं को देख सकें। पास की वस्तुओं देखने के लिए हमें उत्तल लेंस लगा देते हैं नीचे चश्मे में, और ऊपर क्या कर देते हैं, ऊपर हम अवतल लेंस लगा देते हैं। आजकल संस्पर्श लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप दृष्टि दोष का संशोधन संभव है। तो गाइस आजकल हम देखते हैं शल्य चिकित्सा के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा, मतलब आंख में खुद लेंस डाल देते हैं दूरदृष्टि लेंस के लिए, और अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि दोनों वस्तुएं, पास की भी चीज़ें दिखाई देने लगे और दूर की भी। तो गाइस हम देखते हैं, हमने क्या देखा कि इस जरा दृष्टि दोष में गाइस क्यों हमें पास की भी रोग हो जाता है, दूर का भी हो जाता है, नहीं दिखाई देती है। तो गाइस जरा दृष्टि दोष में हमने क्या देखा, इसमें देखा गाइस कि जो हमने पच्छावी पेशियां पढ़ी थी, जो हमारे नेत्रों में हम देख रहे हैं, हमारा नेत्र कुछ इस प्रकार होता है। क्या होता है गाइस, हमारे नेत्र गाइस इस प्रकार होते हैं। ठीक है ना। और गैस इस प्रकार में देखते हैं परितारिका होती है और एक छोटा सा वो होता है, क्या होता है, पुतली होती है। ठीक है ना। यहाँ पे तो हमने देखा था गैस, यहाँ पे क्या होती हैं, पच्छावी पेशियां लगी होती हैं। ठीक है ना। कुछ इस प्रकार की लाल लाल टाइप की संरचना होती है यहाँ पे। तो ठीक है ना। देखिए हम लाल लगा लेते हैं, तो लाल लाल टाइप की संरचना होती है यहाँ पे पच्छावी पेशियाँ। तो ये गैस सिकुड़ना, जैसे हमें दूर की चीज़ देखना है तो गैस ये क्या शिथिलता प्रदान नहीं करती कि हमारी आँख बड़ी हो सके और देख सकें, और पास की चीज़ देखना है तो गैस ये लेंस को छोटा नहीं करती हैं कि और ज़्यादा सिकुड़ जाएँ, जिससे कि हमें पास की चीज़ें भी दिखाई दे जाएँ। तो ये क्या हो जाती हैं, कठोर टाइप की हो जाती हैं, जिसके कारण ये बहुत दिन में कठोर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, जरा में, मतलब ओल्ड एज हो जाते हैं जब हम, तो ये प्रॉब्लम बन जाती है। इसकी सामंजस्य क्षमता नहीं बनती कि हमें दूर की चीज़ देखना है तो हम अपने नेत्र को बड़ा कर सकें, और पास की चीज़ देखना है तो ये हमारी पच्छावी पेशियां क्या हो जाएं, सिकुड़ जाएं। सो गाइस देखते हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए क्या है, नेत्र समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो गाइस नेत्र समंजन क्षमता यह है कि हमें जब दूर की चीज़ें देखनी होती है तो हम क्या करते हैं, हमारी आँखों में पच्छावी पेशियां होती हैं जो कि क्या करती हैं, हमारे लिए वो शिथिल होती हैं, और हम दूर की शिथिल हो जाती हैं, जिससे हमारा नेत्र क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है एक प्रकार का, और जिससे हम बहुत दूर दूर की चीज़ों को देख लेते हैं। और यदि हमें पास की चीज़ें देखना है तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे नेत्र में पच्छावी पेशियां
रस्सियाँ क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ जाने के कारण ये हमारा जो लेंस है ये गैस छोटा हो जाता है हमारे नेत्र, क्योंकि हम देखते हैं हम सिकुड़ जाएंगी, और गैस जब बड़ी हो जाएंगी ये और फैल जाएंगी, और फैल जाने के कारण हमारा नेत्र और बड़ा हो जाएगा। तो गैस दूर की चीज़ें भी देख सकेगा और पास की भी देख सकेगा, उनमें सामंजस्य बना रहेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकेंड, निकट दृष्टि दोष को 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी कोई वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? तो गैस इसके लिए अवतल लेंस होना चाहिए, क्योंकि उसे निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष में गैस को दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? क्योंकि उसे बिल्कुल छोटी लग रही हैं, और जैसे ही हम गैस अवतल लेंस का प्रयोग कर देंगे तो वो क्या होगा, हमें चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देने लगेंगी, वो बड़ी हो जाएंगी, और बड़ी हो जाएंगी तो हमें दिखाई देने लगेंगी, है ना, किसी को निकट दृष्टि दोष है तो। मानव नेत्र सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर हो सकते हैं? तो गाइस मानव नेत्र से कोई बिंदु है जिसे हम देखना है, तो गाइस निकट और दूर बिंदु गाइस वो होता है 2.5 सेंटीमीटर की दूर पर होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन देते हैं, अंतिम दूरी पर बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट देखने में कठिनाई होती है, विद्यार्थी को किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार से संशोधित किया जा सकेगा? तो गाइस कोई विद्यार्थी दूर बैठा हुआ है और उसको श्यामपट्ट गाइस दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे कौन सा दोष है गाइस? उसे दोष है गाइस निकट दृष्टि दोष, क्योंकि उसे दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। और गाइस इस दोष के लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करवा देंगे, और अवतल लेंस का प्रयोग से क्या होगा, इसका निवारण हो जाएगा। सो गाइस देखिए प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। हमने इसके बारे में कोई थोड़ी बहुत तो जानकारी नेक्स्ट लेसन में पढ़ ली थी। आप अध्ययन कर चुके हैं गाइस कि आयताकार कांच के स्लैब से जब हम प्रकाश गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार गाइस परावर्तित होता है। समानांतर अपवर्तक पृष्ठों के जैसा कि कांच का स्लैब में होता है। अपवर्तित किरण आपतित किरण के समानांतर होती है, हमने ये देखा था। तथापि पार्श्व में कुछ गैस विस्थापित हो जाती हैं। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार से अपवर्तित होगा गैस, इस कांच के एक त्रिभुज से प्रिज्म का विचार कीजिए। इसके 2 गैस त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ एक दूसरे से झुके होते हैं। इसके 2 पृष्ठ फलकों के बीच कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप के अध्ययन करें और कांच के गैस त्रिभुज से गुजरने वाले प्रकाश के किस प्रकार से अपवर्तित होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गैस हम इस डायग्राम से इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार एक त्रिभुज का आकार का एक प्रिज्म था, उसमें गैस क्या होते हैं, हम कांच का एक त्रिभुजाकार का प्रिज्म है, इसमें गैस आपतित किरण आई, माना कि कोई किरण आई, और गैस ये था क्या किरण, हमने बताया कि प्रकाश आया तो प्रकाश वो सीधे माध्यम में गुजरेगा कि नहीं, लेकिन कि गैस यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो गुजरेगा। माना कि ये त्रिभुज बीच में आ गया, अब गैस वो क्या है आयता, ये से जाएगा तो प्रकाश, लेकिन ये क्या था विरल माध्यम, आसानी से सीधे माध्यम में प्रकाश जा रहा था, लेकिन बीच में आ गया ये सघन माध्यम, मतलब कि गैस कांच का टुकड़ा आ गया, सघन माध्यम आया गैस, तो सघन माध्यम आने के कारण अभी गैस प्रकाश की किरण सीधे ऐसे ही न जाकर के कैसे जाएगी गैस, इस ओर मुड़ जाएगी, इस ओर विचलित हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। और यदि हम अभिलंब खींचें, इनके बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे, इसको अभिलंब कहते हैं, तो क्या होगा, ये थी गैस आपतित किरण, क्या थी गैस ये आपतित किरण, और ये है अपवर्तित किरण, क्योंकि इसने चेंज हुई है इसकी डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यदि हम गैस खींचते हैं तो हम देखते हैं गैस यहाँ से ये अभिलंब ये है, इसके बीच का कोण, और गैस ये वाली ये है अपवर्तित किरण और ये है गैस अभिलंब, ये अभिलंब नहीं है, ये है अभिलंब, इनके बीच का जो कोण बनता है इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित कोण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अपवर्तित कोण कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। किसको कहेंगे आपतन कोण गैस, इस वाले को कहेंगे। देखिए ये जो आपतन किरण के आने के कारण बना है, ये अभिलंब खींचा हमने जो,
और यहाँ से यहाँ तक इसको अपवर्तन कोण कहेंगे। सो गाइस अपवर्तन को समझते हैं डिटेल से। देखिए यहाँ पे क्या है, एक गाइस प्रिज्म है, ठीक है ना, इसके माध्यम से अपवर्तन समझते हैं। माना कि गाइस यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है ढेर सारा, क्योंकि यहाँ पे चल रही है गाइस लाइट। क्या चल रही है, लाइट जल रही है या फिर कोई टॉर्च जल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ का प्रकाश का गाइस निकल रहा है और यहाँ का प्रकाश निकल करके सीधे कहाँ पे जा रहा है। देखिए ये प्रकाश की माना कि ये किरण है गाइस, और ये किरण निकल के आ रही है गाइस, यहाँ से यहाँ गई और गाइस ये सीधे जाती, लेकिन बीच में इसे मिल गया कौन, एक गाइस कांच का टुकड़ा त्रिभुज आकार का, ये मिल गया गाइस। तो अब ये सीधे इस प्रकार नहीं जा पा रही है और इसका मार्ग क्या हो गया, विचलित हो गया। ये कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण ये गाइस ये किरण आ गई, इस ओर जाने लगी, मुड़ गई, थोड़ी सी गाइस मुड़ गई, क्योंकि इसे जाना था सीधी, लेकिन अभी सीधी ना होकर के इस ओर विचलित हो गई। इसको ही हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये क्यों हुई मुड़ी गाइस, क्योंकि यहाँ पे था विरल माध्यम गाइस। जब हम, आप ही सोचिए, जब हम अकेले कहीं रास्ते में चल रहे होते हैं तो हमें कोई ज़रूरी नहीं, हम आराम से सीधे सीधे चले जाते हैं। लेकिन सोचिए अब हम कभी क्या चले जाते हैं, भीड़ भाड़ इलाके में चले जाते हैं, यहाँ पे गाइस मेला लगा हुआ है और यहाँ से हम क्या होते हैं, गुजरते हैं। तो गाइस हमें यहाँ पे बहुत व्यक्ति मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आगे तो गाइस हम क्या थे, बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, लेकिन गाइस अब क्या था, अब गाइस यहाँ पे भीड़ भाड़ इलाके में पहुंचे तो गाइस हमें निकलने के लिए जगह नहीं है, तो हम यहाँ से जाना है तो ऐसे मुड़ेंगे, फिर ऐसे मुड़ेंगे, फिर ऐसे मुड़ेंगे, इस प्रकार गाइस मोड़ आएगा, विचलन होगा। तो यही हो रहा है गाइस इस वाली प्रकाश की किरण के साथ, इसमें अपवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। और गैस देखिए ये जो आप इसको क्या कहेंगे, जो सीधे सीधे किरण जा रही है इसको कहेंगे गैस आप कहेंगे गैस आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। कौन किरण को कहेंगे गैस, जो आपको दिखाई दे रही है गैस पी और ई के मध्य की किरण को, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की किरण को आपतित किरण कहेंगे। इसके बाद देखिए ये अपवर्तन के स्वरूप बनी हुई किरण को, इस वाली किरण को क्या कहेंगे, आप अपवर्तित किरण कहेंगे, क्योंकि ये अपवर्तन के स्वरूप बनी है। इसके बाद देखिए अब प्रकाश गैस ये यहाँ अब गैस यहाँ सीधे जा रहा था, अब गैस फिर से इनका माध्यम चेंज हुआ, अब कहाँ पे पहुँच गया, ये कांच से निकल के आता है गैस और फिर से जा रहा है आराम से। अब यहाँ पे कोई नहीं है, विरल माध्यम है। तो गैस अब एक प्रकाश की किरण इस ओर जा रही है, तो हमने क्या देखा गैस, अभी जो हम सीधे जाती यदि हमारी प्रकाश की किरण तो ऐसी जाती, तो ये जो प्रकाश ये अपवर्तित किरण आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण भी क्या होती है, समानांतर होती है। हो रही है कि नहीं हो रही है, ये निर्गत किरण जो बनी है, ठीक है ना। यदि दूसरे माध्यम में जाती है तो फिर से दूसरा माध्यम आ जाता है, तो दोनों यदि हम देखें तो दोनों समानांतर होती हैं एक दूसरे के। इसके बाद हमने देखा गाइस इसको हम और इसको क्या कहते हैं, हम अपवर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद देखिए ये वाली किरण जो फिर अब दूसरे माध्यम में आई, तो इसमें इस किरण को गाइस जो वाली एफ से लेकर के, देखिए एफ से लेकर के एस तक की किरण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, निर्गत किरण कहते हैं। और इस वाले कोण को जो बन रहा है ये पर, इसको प्रिज्म कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिज्म कोण। तो इसके गाइस कोण देख लेते हैं। तो देखिए हमने ये बीच से अभिलंब खींचा हुआ था, खींचा हमने ये आपतित किरण के मध्य और अपवर्तित किरण के मध्य अभिलंब खींचा, तो ये वाला कोण एक बन रहा है। एक कोण, इस कोण को क्या कहेंगे, ये आपतित किरण के कारण गाइस बना है ये कोण, इसलिए इसको आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन कोण। इसके बाद देखिए अब एक कोण यहाँ पे बन रहा है अभिलंब से लेकर के ये अपवर्तित, जो हमने ये अपवर्तित रेखा खींची, अपवर्तित रेखा जो प्रकाश गया था, इससे अपवर्तन कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है, अपवर्तन कोण। इसके बाद देखिए जो हमारी प्रकाश की किरण सीधे इस विरल माध्यम में फिर पहुंची और फिर हमने क्या किया, एक अभिलंब खींचा गया। इसी प्रकार यहाँ पे अभिलंब खींचा, तो यहाँ पे भी दो कोण यहाँ पे भी कोण निकल के आ रहा है। तो देखिए एक कोण ये निकल के आ रहा है कि नहीं, अभिलंब ये है अभिलंब से यहाँ तक एक कोण निकल के आया। तो गाइस इसी प्रकार यहाँ पे भी अभिलंब से लेकर के इस निर्गत किरण, ये निर्गत किरण, इनके मध्य भी एक कोण निकल के आया, जिसको हम निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, निर्गत कोण कहते हैं। और इसके बाद एक दिख रहा है आपको
सो गाइस यदि हम देखें तो ये वाली जो निर्गत किरण यहाँ से आ रही है, ये अपवर्तित होकर के यहाँ से आई, क्योंकि अपवर्तित होकर आई है। दूसरी किरण जब फिर से लौटी तो इसको हम निर्गत किरण कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कोण बना, निर्गत कोण बना। तो सोचिए आप, यहाँ पे काल्पनिक कोण भी बन सकता है, क्योंकि हम यहाँ से आती, यदि ये सीधी होती, यहाँ पे गाइस कोई माध्यम ना होता तो ये सीधे यहाँ पे आती कि नहीं आती, और ये वाली किरण कहाँ जाती, सीधे जाती। तो यहाँ पे जो डी वाला कोण है इसको क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। यहाँ पे एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाली किरण से काल्पनिक कोण बन रहा है, तो इसको हम विचलन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, विचलन, क्योंकि ये विचलन के कारण बना है। यदि ये सीधे सीधे जाती तो यहाँ पे कोई कोण नहीं, यहाँ ये वाले कोणों की तो बात ही नहीं आती। इसके बाद देखिए, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ई देखिए, यही जो हम पहले बता चुके हैं यही दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे P और E एक आपतित किरण है, तो आपतित किरण गई जो सीधे जा रही थी वो है, ठीक है ना। और E और F एक क्या है गाइस, अपवर्तित किरण है। तो गाइस अपवर्तित किरण क्या है, जैसे कि हमने देखा यहाँ से यहाँ पे एक त्रिभुज था, वहाँ से त्रिभुज के मिलने के कारण ये किरण क्या हो गई है, सीधे न जाकर के किस ओर हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, E से लेकर के ये F है, ठीक है ना, इसको हम अपवर्तित किरण कहेंगे। इसके बाद देखिए F और S के बीच क्या बन रहा है, निर्गत कोण, निर्गत किरण है। तो गाइस यहाँ से फिर से अब एक किरण विरल माध्यम में जाएगी, तो यहाँ पे एक बनेगा गाइस, ये निर्गत किरण कहेंगे इसको। फिर से गाइस अपने अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी, ठीक है ना। इसको निर्गत कोण देख सकते हैं आप, ए बी प्रकाश एक किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, अपवर्तन के पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो हमने ये देखा था गाइस, ये अपवर्तन के स्वरूप सीधे ही इसको जाना था, तो गाइस किस ओर मुड़ गई, इस अभिलंब की ओर। इसको सीधे जाना था तो ये अभिलंब की ओर उड़ गई, इस वाले अभिलंब की ओर मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है। अपवर्तित किरण हमेशा मुड़ जाती है, ठीक है ना। ए सी प्रकाश की किरण में कांच में प्रवेश करती है, अतः अभिलंब की ओर गैस दूर भागती है। तो गैस जब हम देखते हैं, जब दूसरी किरण क्या होती है, ए और सी अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी। तो गैस ए और सी हम देखें तो यहाँ पे जो, तो गैस जैसे ही प्रकाश पड़ता है उन पर तो वो प्रकाश उससे दूर भागती हैं अभिलंब से। ए और सी क्या है, एक प्रकार की देखिए त्रिभुजाकार आकृति है। इसके बाद देखिए, प्रिज्म के प्रति एक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की तुलना कीजिए, अतः गैस कांच के स्लैब पर हुए झुकाव के समान ही है। तो गैस हम देखते हैं, जब प्रिज्म कोण में जब हम देखते हैं ये आपतन कोण बनता है, यहाँ से लेकर के ये वाली जो अभिलंब खींचते हैं ये सीधे न जाकर के इस ओर मुड़ जाती है, और फिर हम अभिलंब खींचते हैं गैस, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है गैस, इसको आपतन कोण कहेंगे, क्योंकि अभिलंब से ये आपतन के किरण के कारण बना है, और ये अपवर्तित किरण के कारण बनने वाले कोण को आप अपवर्तित कोण कहेंगे। तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं गैस, इक्वल होते हैं। इसके बाद देखिए, विशेष आकृति में गैस झुकाव समान ही होता है, और प्रिज्म के गैस विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण बनाती है, जो कि विचलन कोण कहते हैं। तो गैस हम देखते हैं, विचलन कोण के बारे में हमने बता दिया था आपको डायग्राम में। इसमें डी क्या था, विचलन कोण था, बड़ा था गैस, और इस उपरोक्त क्रियाकलाप से विचलन कोण को चिन्हित कीजिए तथा इसे मापिए। तो गैस हमने विचलन कोण के बारे में आपको ये वाला बताया था ना, ये है विचलन कोण। सो गाइस आगे देखते हैं, कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसा होता है। विक्षेपण मतलब कि विभिन्न रंगों में गए श्वेत प्रकाश का विभिन्न भागों में टूटकर विभाजित होना, ठीक है ना। वो यदि हम एक श्वेत प्रकाश की किरण को लेते हैं और गैस एक कांच के प्रिज्म में क्या करते हैं, सीधे आयताकार प्रिज्म है गैस, एक टुकड़ा है कांच का, उसमें से यदि हम श्वेत प्रकाश डालते हैं तो फिर क्या होता है, विभिन्न रंगों में टूट के निकल के आएगा। हम ये देखेंगे, इससे गैस श्वेत की प्रकाश की किरण विभिन्न रंगों में टूटेगी। आप ये देखना, विभाजित होगी, विक्षेपण होगा उसका, इसके बाद देखिए गैस, आपने इंद्रधनुष को भव्य वर्णों में गैस देखा होगा, सराहा होगा। हमने देखा गैस, देखा है और बोलते हैं गैस बहुत अच्छा लग रहा है। सराहते हैं कि नहीं सराहते हैं गैस। सूर्य के
सूर्य के श्वेत प्रकाश से हमें इंद्रधनुष विभिन्न वर्णों में किसी भी प्रकार से प्राप्त हो जाता है। इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम फिर से प्रिज्म में होने वाले प्रकाश अपवर्तन को देखेंगे। किसी गैस कांच के प्रिज्म से झुके हुए अपवर्तक पृष्ठ में रोचक परिघटना को दर्शाते हैं। आइए देखते हैं। तो गैस जब हम इंद्रधनुष देखते हैं गैस, विभिन्न रंग जो हमें दिखाई देते हैं, तो उसका कारण होता है गैस प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश अपवर्तन के कारण प्रकाश सीधे न जाकर के क्या हो जाता है, विभिन्न गैस अपवर्तित हो जाता है, मुड़ जाता है थोड़ा बहुत, तो उसी से बन जाता है क्या, हमारा इंद्रधनुष। श्वेत प्रकाश गैस विभिन्न रंगों में वाला होता है, उसमें गैस विभिन्न रंग समाये होते हैं। तो देखिए यहाँ पे यही है प्रिज्म, संभवतः प्रिज्म से आपतित प्रकाश श्वेत प्रकाश के रंगों को गैस पट्टी में विभाजित कर सकते हैं। गैस हम देखें तो प्रिज्म से हम ये देख सकते हैं, प्रिज्म में आपतित श्वेत प्रकाश की किरण रंगों को द्वारा गैस हम एक श्वेत प्रकाश डालेंगे। यह गैस रंगीन पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों को नोट कीजिए और पर्दे पर देखिए देने वाले वर्णों को क्रम क्या है। तो हम देखेंगे गैस एक श्वेत की प्रकाश की पट्टी डाले प्रिज्म में और श्वेत प्रकाश डाला, तो गैस हम देखेंगे कि ये अपवर्तित की किरण फलस्वरूप क्या हो रही है, विभिन्न रंगों में गैस टूट करके निकल के आएगी। दिखाई देने वाले वर्णों में हम और इनके क्रम को देखेंगे कि ऊपर कौन सा गैस कलर है, नीचे कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, हम इसके बारे में दिखाई देगा। तो हम देखेंगे गैस, तो सबसे फर्स्ट में हम देखें तो क्रम में देखें गैस, तो इसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, ऑरेंज, लाल जैसे गैस चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो हमें देख रहे हैं गैस पहले नंबर हमें कौन दिखाई दे रहा है, बैगनी के बाद जामुनी के बाद गैस नीला के बाद क्या है, हमें हरा दिखाई देता है, हरा के बाद दिखाई देता है पीला के बाद कौन सा दिखाई दे रहा है गैस, आप देख सकते हैं नारंगी, और क्या दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। प्रसिद्ध परिवर्ण शब्द जैसे कि बिग योर्स, ठीक है ना, योर आपको वर्णों के क्रम को याद रखने में सहायता करेगा। तो गैस हम इससे देखेंगे, तो हम बिग योर से हम देखें तो पहले नंबर में क्या आता है, हमने देखा क्या है गैस, वायलेट देखिए मतलब बैगनी, फिर गैस फिर आई से, इसके बाद देखिए आई से जामुनी क्या है, जामुनी के बाद क्या है गैस, ब्लू के बाद क्या है, ग्रीन के बाद क्या है, येलो के बाद ऑरेंज के बाद रेड। इस शब्द से हमें क्या हो जाएंगे, सारे कलर याद हो जाएंगे, वो भी क्रमबद्ध है। ये देखिए बिब जी योर, आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, इससे हमें सारे कलर के क्रम याद हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम सूर्य की प्रकाश की एक किरण डालते हैं गैस प्रिज्म में, तो इस प्रकार के किरण गैस निकल के आते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग निकलते हैं। तो गैस प्रकाश के अवयवी वर्णों में इस बैंड में स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं गैस, जो प्रकाश के अवयवी वर्णों में इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। हो सकता है कि आप सभी वर्णों में अलग अलग ना देख पाएँ, फिर भी गैस कुछ आवश्यक हैं जो कि प्रत्येक वर्ण में एक दूसरे से अलग करता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों का विभाजन विक्षेपण कहलाता है। तो गैस क्वेश्चन ये जरूर आ जाता है कि विक्षेपण किसे कहते हैं। तो गैस प्रकाश, तो आप लिख सकते हैं इसमें वर्ण का एक दूसरे से अलग अलग होना, मतलब रंगों का, प्रकाश के अवयवी वर्णों का विभाजन ही विक्षेपण है। तो गैस आप सीधे सरल भाषा में आप लिख दीजिए कि प्रकाश का विक्षेपण क्या है। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन, अवयवी वर्ण क्या है गैस, रंग हैं, ठीक है ना। तो गैस प्रकाश के अवयवी वर्णों में क्या है, विभाजन, वर्णों मतलब प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन ही क्या कहलाता है, विक्षेपण। आप ऐसा भी कह सकते हैं, वर्ण ना करके यूज, ठीक है ना। आपने देखा गैस कि श्वेत प्रकाश के किरण द्वारा
सात रंगों का अभी अभी वर्णों में क्या हुआ, विक्षेपण हुआ। हमने ये देखा गई 7 रंग निकल के आए। एक श्वेत प्रकाश की किरण को जब हम क्या डालते हैं, प्रिज्म में डालते हैं, तो अपवर्तन के स्वरूप हमें 7 कलर मिल जाते हैं, दिखाई देते हैं। हमें ये वर्ण क्यों प्राप्त हुए गाइस? किस प्रिज्म से गुजरने वाले के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों का मुड़ते हैं गाइस। हम देखते हैं अपवर्तन होता है तो ये कलर क्या होते हैं गाइस, हमें सातों क्यों दिखाई दिए? क्योंकि उनका गाइस अपवर्तन हुआ और गाइस उनका अलग अलग उनका क्या होता है, धैर्य होता है, तरंग धैर्य होता है, जिसके कारण गाइस कोई ज़्यादा मुड़ गया तो हमें दिखाई दे दिया। यदि सीधे गाइस बराबर मुड़ते तो हमें श्वेत बस दिखाई देता। लेकिन यदि हम देखते हैं यदि ऐसे ऐसे यदि कोई गाइस इकट्ठा खड़े हो जाएं बहुत सारे लोग तो कोई दिखेगा कोई नहीं दिखेगा, और गाइस कोई थोड़ा झुके कोई थोड़ा और झुके तो सबको ही दिखाई देगा। यही हुआ अपवर्तन में। अपवर्तन में क्या हुआ, इकट्ठे पहले क्या थे, इकट्ठे थे, और गाइस जब ये एक एक ऐसा इस ओर कोई कम मुड़ा कोई ज़्यादा मुड़ा, माना कि जैसे तरंग ये गाइस लाल कलर है, लाल कलर का गाइस बहुत कम मुड़ता है, और बैगनी कलर को देखें गाइस तो बहुत ज़्यादा मुड़ जाता है, जिसके कारण और फिर बीच वाले कलर भी होते हैं। तो ये मुड़ने के कारण, ठीक है ना, अपवर्तन के कारण हुआ है। लाल प्रकाश गाइस देखें तो हम सबसे कम झुकता है ना, जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण गाइस किरण अलग अलग पथ में अनुदिश होकर के निर्गत होते हैं, सुस्पष्ट दिखाई देते हैं। यह सुस्पष्ट वर्णों का बैंड को गाइस स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। क्या कहते हैं इसको, स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। तो गाइस गाइस क्या है, एक वैज्ञानिक है आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम स्पेक्ट्रम के बारे में प्राप्त करने के लिए कांच के एक प्रिज्म का उपयोग किया। ये गाइस सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, मतलब विभिन्न प्रकार के कलर प्राप्त करने के लिए उन्होंने कांच का एक प्रिज्म लिया का उपयोग किया और एक दूसरा फिर से प्रिज्म लिया, ठीक है ना, 2 प्रिज्म लिए और 2 प्रिज्म का उपयोग करके, माना कि जैसे कि एक कलर, इससे बहुत सारे कलर निकल के आए। यहाँ पे हमने देखा, हमने क्या देखा, यहाँ से अपवर्तन के फलस्वरूप ये सीधे जाती लाइन, लेकिन सीधे ना जा करके अपवर्तन हुआ, किसी का ज़्यादा किसी का कम, किसी कलर का और ज़्यादा। तो और फिर बाद में फिर ये आइजैक न्यूटन ने क्या किया, ये गैस फिर से त्रिभुजाकार एक क्या लिया, प्रिज्म लिया, और उन्होंने क्या कर दिया, अब गैस इसको उल्टा लगा दिया। किस लगा दिया, इसमें उल्टा लगा दिया, और ये 7 कलर इसमें इकट्ठे डाले, इसी कलर जो निकल के आए थे। तो क्या देखा उन्होंने कि सभी कलर क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो जाते हैं अपवर्तन के स्वरूप, और इकट्ठे होकर के सभी कलर क्या दिखाई देने लगते हैं, श्वेत दिखाई देने लगते हैं। क्या गए, श्वेत दिखाई देने लगते हैं। तो गैस इस स्पेक्ट्रम में विभक्त श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्णों में गैस इन्होंने एक और प्रिज्म क्यों लगाया, तो गैस इसका कारण है कि वो गैस एक दूसरा प्रिज्म का उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्णों में अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया। उन्हें लगा गैस हो सकता है इससे भी ज़्यादा कलर हो, अभी तो हमें 7 ही कलर मिले हैं, इसलिए उन्होंने एक और प्रिज्म का प्रयोग किया था। लेकिन उन्होंने क्या देखा, किंतु उन्हें गैस और अधिक वर्ण तो नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज़ देखा कि उसका दूसरा सम प्रिज्म केवल प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा, तो इसे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण एक दूसरे से प्रिज्म में होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि उस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। तो क्या देखा गाइस, उन्हें और ज़्यादा किरण और ज़्यादा कलर तो नहीं मिले, बल्कि सभी उन्होंने जैसे ही प्रिज्म लगाया तो उन्हें क्या मिला, हमने देखा था अभी कि उन्हें श्वेत कलर ही इकट्ठा पुंज फिर से बन गया। क्या बन गया उनका, फिर से किरण पुंज बन गया एक श्वेत प्रकाश का। तो न्यूटन ने विचार किया, गैस विचार आया उनके मन में कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्णों से मिलकर के बना है। तो श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किससे मिलकर बना है गाइस, 7 कलर से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सादृश स्पेक्ट्रम बनाता है वह श्वेत प्रकाश कहलाता है। तो गाइस जो भी स्पेक्ट्रम बनाता है सूर्य के प्रकाश में, उसमें क्या होता है, वह श्वेत प्रकाश कहलाता है। मतलब 7 कलर से मिलकर के श्वेत कलर बना होता है।
मतलब श्वेत कलर 7 प्रकाश का कलर, 7 कलरों का एक इकट्ठा होता है, ठीक है ना। जैसे गाइस इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह गाइस वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव गाइस सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति गाइस कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तित तथा विक्षेपित होती हैं, तत्पश्चात उन्हें गाइस आंतरिक परिवर्तित करती हैं और अंततः जल की बूंदें बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित कर देती हैं और प्रकाश का परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण वर्ण विक्षेपण नेत्रों तक पहुंच जाते हैं और यही कारण है हमें वहां पे क्या दिखाई देने लगता है, इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। यदि गाइस सूर्य की आपकी पीठ की ओर हो और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जल के प्रपात तथा जल के फव्वारे में देखें तो आपको गाइस इंद्रधनुष दृश्य होगा। तो गाइस इसमें क्या बताया गया है आप ये देखिए। सो गाइस देखिए यहाँ पे अपवर्तन किस प्रकार होता है। जैसे कि यहाँ से सूर्य के प्रकाश की किरण जा रही थी, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ चीज़ मिला, ठीक है ना। तो गाइस इस अपवर्तन के फलस्वरूप का हुई प्रकाश की किरण गाइस जैसे कि हमने देखा यहाँ से गाइस जा रही है और यहाँ से अपवर्तन के फलस्वरूप वो इस ओर मुड़ गई। और गाइस यदि ये सूर्य के प्रकाश ज़्यादा मुड़ जाती है तो सोचिए इस ओर वो उसी गाइस फिर से कस में आ जाती है, फिर से उसी माध्यम में आ रही है। मानो कि हमने देखा यहाँ पे क्या था, विरल माध्यम था, हवा बस थी, यहाँ पे गाइस सघन माध्यम है, कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है ना। तो गाइस उसमें प्रकाश का अपवर्तन हुआ और पुनः प्रकाश की किरण ज़्यादा अपवर्तन होते गाइस ये सीधे थोड़ा मुड़ा, फिर थोड़े मुड़ते किसी का ज़्यादा हो गया तो उसी माध्यम में प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। यही होता है गाइस इंद्रधनुष में। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आता है गाइस सूर्य का प्रकाश, यहाँ है माना कि सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्य है, ठीक है ना, सूर्य भगवान है। यहाँ से गाइस सूर्य का प्रकाश आया और इस सूर्य बरसात के समय में ही इंद्रधनुष बनता है, आप ध्यान रखना। ऐसे ही चाहे जब इंद्रधनुष नहीं बन जाता है आकाश में तो गाइस क्या होता है उस समय नमी होती है। जैसे ही बरसात आती है, वर्षा होती है, उसके बाद वर्षा होती है तो आकाश में थोड़ी बहुत बूंदें होती हैं तो उसमें पड़ता है गाइस सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो आगे इसकी दिशा चेंज होगी और दिशा चेंज होगी मतलब कि आगे हवा में जा रहा था या बिना हवा में, और फिर हुई इसकी दिशा चेंज मतलब कि ये जा रहा था सूर्य का प्रकाश तो गाइस ये गया बूंद में गया तो थोड़ी इसका अपवर्तन हुआ और परावर्तन के फलस्वरूप ये क्या हुआ, इस ओर मुड़ गया। और गाइस मुड़ जाने के कारण ये हमको क्या हुआ, ये गाइस इसमें होते हैं कितने रंग, 7 रंग होते हैं कि नहीं होते हैं, हमने पहले ही बताया। तो गाइस हमने देखा पहले क्या था, लाल रंग था, वो गाइस परावर्तन उसका ज़्यादा, अपवर्तन उसका ज़्यादा नहीं हुआ और वो गाइस ज़्यादा नहीं मुड़ा, वो सीधे रहा आया, थोड़ी बहुत मुड़ गया, ये सीधे ऐसे जाता तो गाइस इतना गया, ठीक है ना। और इसके बाद आया दूसरा रंग मतलब ऑरेंज वगैरह ये, ठीक है ना, तो वो थोड़ी और मुड़ गया। इसके बाद आया गाइस हाँ रॉय जी, फिर आया गाइस ग्रीन कलर, या फिर देखिए ये वाला हाँ गाइस येलो कलर आया तो येलो कलर और मुड़ गया, अपवर्तन हुआ उसका ज़्यादा क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य गाइस सबसे ज़्यादा इसका है, किसका है, लाल कलर का, और लाल कलर का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा नहीं मुड़ेगा, है ना। तरंग दैर्घ्य क्या होता है गाइस, ये होता है, ठीक है ना। तो गाइस इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, ये आसानी से ज़्यादा नहीं मुड़ा क्योंकि गाइस यहाँ पे देखिए ये क्यों नहीं मुड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आएगा तो ये ज़्यादा है, वो कोई छोटा होता तो ये तो परेशान कर लेता। ये गाइस कोई टक्कर आ जाए इसके बीच में तो ये गाइस ये खुद बिखर जाएगा, है ना। तो गाइस इसका ये ज़्यादा नहीं मुड़ा। इसके बाद देखिए ग्रीन येलो ये सब क्या होने लगे, और ज़्यादा मुड़ने लगे, और बैगनी कलर एक ऐसा था जो सबसे ज़्यादा मुड़ गया। तो इससे विभिन्न रंग उभर कर आने लगे, और विभिन्न रंग उभर के आएंगे गाइस, दिखाई देने लगेंगे तो हमको क्या होगा, हमारी आँखों में जब ये प्रकाश पड़ेगा इसका अपवर्तन के फलस्वरूप तो हमें सारे रंग दिखाई दे जाते हैं। उस समय क्या होते हैं, सभी रंग दिखाई दे जाते हैं क्योंकि ये टकरा गया बूंद से, और यदि ये ना टकराता तो क्या होता, वो हमें श्वेत, ये फिर से क्या बन जाएगा, श्वेत रंग बन जाएगा, है ना, जो श्वेत का श्वेत दिखाई देता। तो यहाँ पे क्या हुआ गया, वर्ण विक्षेपण मतलब कलर का क्या हो गया, विभिन्न भागों में बट गया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो।
सो गाइस इन अपवर्तन होते होते गाइस एक समय ऐसा आया कि इन चीज़ों का ज़्यादा अपवर्तन होकर के ये पुनः गाइस आगे इसका अपवर्तन हुआ और ये निर्गत होकर के पुनः गाइस इस सरल माध्यम में लौटेंगी कि नहीं लौटेंगी। ये बूंद से बाहर निकली और बाहर निकल के क्या आई, हमारी आंखों तक आई, आई कि नहीं हुई। तो ये निर्गत कौन बन, निर्गत किरण आई और निर्गत किरण हमें ये सामने दिखाई देती हैं। तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि अपवर्तन के फलस्वरूप ही हमें इंद्रधनुष गाइस दिखाई दे जाता है। तो सो गाइस देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन। सो गाइस देखिए वायुमंडल में आपने गाइस कभी नोटिस किया होगा कि आपने संभवतः कभी गाइस आग की भट्टी के पास में बैठे होंगे अथवा गाइस कभी कोई ऊष्मीय विकिरण जहाँ से ऊष्मा निकलती है विकिरित करके ऊपर उठती है। तो गाइस हम देखते हैं जो गर्म वायु है वह विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की गाइस आभासी अनियमित और अस्थिर गति अथवा उनकी झिलमिलाहट हमें देखी जाती है। हम देखते हैं कि वो झिलमिलाती हुई नजर आती है, उसके कण चमकते हुए नजर आते हैं गाइस। आग तुरंत के गाइस ऊपर की वायु जो आग के ऊपर की वायु होगी और अपने ऊपर की वायु को की तुलना में गैस वो अधिक गर्म होती है। तो गैस हम देखते हैं जब वायु गर्म हो जाती है वो ऊपर उठ जाती है। क्या होती है, वो ऊपर उठ जाती है। और गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की अपेक्षा में गैस वो क्या होती है, उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, हल्की होती है। ठीक है ना, जो उठी हुई गर्म वायु है ठंडी वायु की अपेक्षा, क्योंकि गैस इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है गर्म वायु का, क्योंकि ये अपवर्तक गैस माध्यम वायु की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं होती है। इसीलिए गैस गर्म वायु से होकर के देखने पर वस्तु गैस आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। और गैस इस स्थिति परिवर्तित होने के कारण हमको क्या होती है, इनमें अस्थिरता आ जाती है और अस्थिरता आने से हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। और गैस पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन का ही एक प्रभाव है, जो कि जिसके कारण गैस हमें तारे कैसे दिखते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। बृहद स्तर पर एक ऐसी परिघटना है, आइए देखिए इस पर व्याख्या पर इस किस प्रकार है इसकी व्याख्या। सो गाइस देखिए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ रही आपकी पृथ्वी और यहाँ है गैस, यहाँ पे हमारे चारों ओर क्या है, वायु है, वायुमंडल है। ठीक है ना, यहाँ पे गैस विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं वायु की। तो गैस देखिए जब कभी कोई सूर्य का प्रकाश आता है तो गैस माना कि यहाँ पे कोई तारे हैं, क्या है गैस, यहाँ पे कोई तारे हैं और इनसे गैस टकरा कर के सूर्य का प्रकाश जब आता है तो देखिए इस वाले स्तर में आएगा। तो यहाँ पे इस वाले स्तर से गैस यहाँ पे ज़्यादा सघनता है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है, कोई भी नाइट्रोजन के कण होंगे है ना। तो गैस यहाँ से इसका गैस क्या होगा, अपवर्तन होगा। और ये हम देखते हैं अपवर्तन के फलस्वरूप कोई भी चीज़ इस ओर गैस झुक जाएगी। ठीक है ना, माना ये अभिलंब है तो गैस ये अभिलंब की ओर इस प्रकार झुकती हुई नजर आ रही है, वरना जाना तो इसको सीधे चाहिए। लेकिन गैस इसमें क्या होती है, यहाँ पर अपवर्तनांक ज़्यादा है गैस, यहाँ सघनता ज़्यादा है, विभिन्न प्रकार के कण हैं तो उनमें क्या होता है, टकराव होता है। और साथ साथ में क्या हो गया, अब इसका अपवर्तन इसकी चाल जल्दी, अभी यहाँ से गैस आ रहा था तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई कण नहीं थे, कोई वायुमंडल नहीं था, तो ये सीधे आ रहा था प्रकाश। लेकिन अब क्या हो गई, इसकी चाल गैस धीमी हो गई। गैस आप ही सोचिए, हम कहीं ऐसे ही जाते हैं गैस तो वहाँ पे तो आराम से चले जाते हैं, जहाँ कोई नहीं है सीधे चले जाते हैं, जल्दी दौड़ते हुए भी चले जाएंगे। लेकिन यदि आप भीड़ भाड़ इलाके पे मेला में चले जाइए, क्या आप वहाँ दौड़ पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। आप वहाँ पे अपने लिए रास्ता ढूंढते हुए यहाँ से विचलन होते हुए जाएंगे। इसी प्रकार एक कण गैस ये विचलित होकर के जाते हैं, अपवर्तन होता है इनका, और फिर गैस फिर से दूसरी परत में गए तो यहाँ का माध्यम की अपेक्षा यहाँ पे क्या हुआ, विरल हुआ। तो गैस यहाँ पे आसानी से सीधे चले गए। ठीक है ना, इस ओर सीधे चले गए। इसके बाद देखिए फिर वाला दूसरा माध्यम आया, यहाँ पे गैस यहाँ पे भी अपवर्तन हुआ और इस ओर झुक गई किरण। तो गैस इसी के कारण ये गैस ये अपवर्तन यहाँ से यहाँ हुआ। तो इसी के कारण ये तारे कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे देते हैं, झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
सो गाइस इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए तारों का टिमटिमाना, तारे का प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होते हैं, टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक गैस विभिन्न तारे की प्रकाश निरंतर क्या होता है, अपवर्तित होता है, हमने वही बताया। और वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में गैस होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो, मतलब कि अलग अलग अपवर्तनांक हो, जहाँ पे सघनता ज़्यादा है कहीं कम है, तो उसके कारण क्या होता है, यह अपवर्तन होता है। क्योंकि गैस वायुमंडल में तारे प्रकाश के अभिलंब की ओर क्या हो जाते हैं, झुका देते हैं, अभिलंब की ओर गैस प्रकाश को झुका देते हैं। अतः तारे की आभासी स्थिति गैस समझ में नहीं आती है, उसकी स्थिति वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। जहाँ पे भी होते हैं गैस वहाँ दिखाई नहीं देते हैं, इसी कारण, क्योंकि उनका क्या हो, लगातार अपवर्तन होता जाता है। यहाँ से आ रहा है, पता चला यहाँ से चले गए, तो गैस यहाँ वाला व्यक्ति कहेगा कि नहीं यहीं पे है तारे, लेकिन तारे वास्तविक स्थिति में यहाँ थे, है ना। कोई वास्तविक स्थिति गैस उसकी ऊंचाई पर प्रतीत होता है कि इसके अतिरिक्त, जैसा कि इस परिस्थिति में पिछले अनुभाग में आप वर्णन किया जा चुका है, तारे की यह आभासी स्थिति को भी गैस स्थायी ना होकर के धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बदलती हुई रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं है। चूँकि तारे बहुत दूर हैं, अतः वे प्रकाश से बिंदु के सन्निकट हैं, क्योंकि तारे के आने वाला प्रकाश की किरण पथ पर गैस थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों का प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारा गैस कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, तो कभी टिमटिमाता हुआ प्रभाव दिखाई देता है। तो गैस आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे वायु क्या है, इनकी अलग अलग गैस घनता होने के कारण इनका जो तारे का प्रकाश है गैस वो अच्छे से नहीं आ पाता है, ठीक है ना, वो सीधे ऐसे नहीं आ पाता है। यहाँ आया, फिर इस ओर अपवर्तन हो गया, फिर माना कि इस ओर हो गया या इस ओर हो गया, तो गैस या फिर यहाँ पे हो गया, तो जो पृथ्वी पर जो बंदा है गैस तो वो सोचेगा तारा यहाँ पे है, क्यों यहाँ नहीं दिखा, क्योंकि उसको जो प्रकाश आ रहा है गैस वो यहीं पे आ रहा है। यहाँ देखिए ना आप, यहीं पे आ रहा है, ये आया यहाँ पे, है ना। इसी प्रकार गैस से हम बोलेंगे आप कि भैया ठीक है, ये तो तारे तो टिमटिमाते हैं, लेकिन गैस ये क्यों नहीं टिमटिमाते, जो ग्रह होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो गैस इसका रीज़न है हमारे पास। देखिए पृथ्वी पर जो पृथ्वी होती है गैस, उसके पास में पृथ्वी है और यहाँ पे इसके पास में ही क्या है गैस, ग्रह हैं। माना कि किसी भी यहीं पे ग्रह है और तारे तो गैस बहुत दूर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो गैस यहाँ से जब आने में इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा इनमें अपवर्तन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आ रहे थे और फिर बाद में इस वाले माध्यम में गए और इस वाले माध्यम में गए, है ना। तो गैस इसी के कारण भी ये हमें टिमटिमाते हुए भी नहीं दिखाई देते हैं। तो आप ही मान लीजिए, समझिए कि यहाँ पे ग्रह क्या होते हैं, विभिन्न बिंदुओं का गैस यहाँ से बहुत सारा प्रकाश आया, पास में है आया, और क्या हुआ, ये अब विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश आया और जिसके कारण ये एक ही स्थिति में दिखाई देते हैं और पास में आ गया, और पास में आने के कारण इनमें क्या हुआ, अपवर्तन ज़्यादा नहीं हुआ, विभिन्न परतों को इन्हें भेद कर नहीं आना पड़ा। इसके बाद देखिए ग्रह तारों की अपेक्षा गैस पृथ्वी के बहुत पास में हैं। तारे तो दूर हैं लेकिन ग्रह बहुत ही पास हैं, इसलिए उनके विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रहों को बिंदु साइज में के अनेक प्रकाश के स्रोतों का संग्रह मान लें, तो बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा गैस कुल परिवर्तन का औसत उनका क्या हो जाएगा। यदि हम देखते हैं ग्रह हमारे पास है, वो बहुत बड़े होते हैं, बिंदु साइज में माने तो सभी जगह से जब प्रकाश आएगा तो उनका वो क्या हो जाएगा, औसत स्रोत शून्य हो जाएगा, मान शून्य हो जाएगा। इसके कारण उनका टिमटिमाना भी क्या हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, वो नहीं टिमटिमाते हैं। इसके बाद देखिए अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय के बारे में पढ़ते हैं। ये गैस अपवर्तन के कारण भी होता है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय क्या है, तो गैस देखिए वायुमंडल में अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक स्थिति से गैस सूर्योदय लगभग 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है। गैस ऐसे सूर्य उदय होता भी नहीं है, इसके बाद
बाद भी सूर्योदय क्यों दिखाई देने लगता है। और गाइस यदि हम देखते हैं जब कभी वास्तविक स्थिति में सूर्य का अस्त हो जाता है, इसके बाद भी 2 मिनट बाद तक भी सूर्य हमें दिखाई क्यों देता रहता है। वास्तविक स्थिति सूर्योदय से हमारा अर्थ है गाइस कि सूर्य वास्तव में जब क्षितिज पर होता है, मतलब कि देखिए जहाँ से हम खड़े हैं वहाँ पे गाइस हमें लगता है, जहाँ तक हम देख पाते हैं तो वहाँ लगता है कि यही सूर्य का आकाश का अंत है, बल्कि ऐसा नहीं है। हम देखें अमेरिका उसके पास जाते हैं तो सूर्य और बादल और बड़ा लगने लगता है कि नहीं लगता है। तो जब हम क्षितिज पर होते हैं गाइस तो सूर्य का क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थायी दर्शाया गया है। वहाँ लगता है कि वहीं पे सूर्य स्थायी रूप से है, ठीक है ना। वास्तविक सूर्यास्त गाइस उस आभासी सूर्यास्त के बीच अंतर लगभग 2 मिनट का होता है। इसी परिघटना के कारण सूर्योदय सूर्यास्त से समय चक्रिका चपटी होती हुई प्रतीत होती है। तो गाइस देखिए हम इसमें समझाने की कोशिश करते हैं। माना कि गाइस यहाँ पे हम पृथ्वी है, देखिए ये है रही पृथ्वी, यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ से देख रहे हैं क्षितिज से, ठीक है ना। तो हमें यहाँ तक कि ये दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे वास्तव में सूर्य है क्षितिज में। तो गाइस यहाँ से देखिए ये किरण आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ से गाइस यहाँ पे वायुमंडल है और वायुमंडल में गई और इसका क्या हुआ गाइस, अपवर्तन हुआ। क्या हुआ, अपवर्तन। ये उस और मुड़ गई और मुड़ती मुड़ती यहाँ आ गई, ठीक है ना। तो अब ये बच्चा जो खड़ा हुआ है, देखिए तो ये बच्चा खड़ा हुआ है तो इसको तो यहाँ पे मिली ना, तो इसकी नज़रों का ने कहाँ देखा सूर्य को, इसने सीधे देखा कि यहाँ पे है सूर्य। यहाँ नहीं देखा इसने, क्यों नहीं देखा, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश इसको यहाँ पे आ रहा था अपवर्तन के फलस्वरूप। इसी कारण इसको सूर्य 2 मिनट तक गाइस, इसका अंतर कितना है यहाँ 2 मिनट का है, इसलिए 2 मिनट पहले ही सूर्य इसको दिखाई देने लगता है इस प्रकाश के कारण, और 2 मिनट बाद तक ये सूर्य क्या होता है, दिखाई देता रहता है इसके सामने गाइस प्रकाश पड़ने के कारण, ठीक है ना। ये अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। आई होप आपको क्लियर हो। गाइस देखते हैं प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है। गाइस प्रकाश प्रकीर्णन मतलब कि गाइस प्रकाश का फैलना, क्या होना, प्रकीर्णित होना या फैलना। तो गाइस इसमें हम देखेंगे प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ही गाइस हम देखेंगे कि आकाश का रंग कैसा होता है, नीला दिखाई देता है। इसी के कारण हम देखेंगे कि सूर्य उदय के होते समय हम देखते हैं कि सूर्य का कलर गाइस आसपास का कलर कैसा दिखाई देता है, रक्तताप सूर्य अस्त हो या सूर्य उदय हो तो गाइस वो लाल दिखाई देता है। इसके बाद देखेंगे हम गाइस आकाश का रंग हमने देखा नीला होता है, दूसरा ये प्रकीर्णन के कारण, तीसरा हम देखेंगे टिंडल प्रभाव के बारे में। इन 3 चीज़ों के बारे में गाइस हम पढ़ेंगे प्रकाश प्रकीर्णन में। सो गाइस देखिए आगे पढ़ते हैं। प्रकाश गाइस हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच विभिन्न अन्योन्य क्रिया करता है, मतलब कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, जिसके कारण ही गाइस हमें प्रकृति के अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे गाइस इंद्रधनुष का बनना, तो ये क्रिया की ना उसने, मतलब कि प्रकाश पानी की बूंद में आया, जैसे ही आया तो गाइस उसने अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के कारण प्रकाश ने क्या किया, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के रंग निकल आए और गाइस ये आश्चर्यजनक परिघटना लग रही है कि नहीं लग रही है। इसी प्रकार हम देखेंगे गाइस आकाश का रंग नीला होना, है ना, ये भी गाइस प्रकाश के कारण है, ये क्रिया है। गहरे समुद्र जल का गाइस रंग सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय हम देखेंगे तो रक्ताभ दिखाई देना, मतलब लाल दिखाई देना। इसी प्रकार गाइस ऐसी अद्भुत परिघटनाएं जिनसे हम परिचित हैं। पिछली कक्षा में आपने गाइस कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के विषय में अध्ययन किया है। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज के मार्ग में हमें दिखाई नहीं देता है, तथापि किसी कोलाइडी विलयन में जहां कणों का साइज गाइस अपेक्षाकृत बड़ा था वहां मार्ग दृश्य था। तो गाइस कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ा है जहां पे उसके कण दिखाई देते हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं गाइस कण दिखाई देते हैं क्योंकि कण वो बड़े बड़े होते हैं और उनसे यदि प्रकाश टकराएगा गाइस तो जिस कलर का गाइस टकराएगा, जो जिस कलर के साथ, जिस कण में साइज के कण के साथ टकराएगा उसी का रंग गाइस बिखर जाएगा, है ना, फैल जाएगा। अब देखते हैं गाइस टिंडल प्रभाव के बारे में क्या कहता है टिंडल प्रभाव। देखिए पृथ्वी तथा का वायुमंडल में सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है।
पृथ्वी का जो वायुमंडल है गाइस, हम देखते हैं तो गाइस वो छोटे छोटे कणों का क्या है गाइस, मिश्रण है। कहीं छोटे कण हैं तो कहीं ज़्यादा हैं। इसी प्रकार के कणों का मिश्रण है वायुमंडल में। विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं जिनसे गाइस क्रिया करती है, हमारा प्रकाश आता है और प्रकाश आकर के इन कणों से टकराता है गाइस, और टकरा के कारण जिसका गाइस तरंग दैर्घ्य छोटा है, वो तरंग दैर्घ्य छोटा है, वो टकरा जाता है और टकरा करके रंग बिखेर देता है अपना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप, इन कणों के कारण गाइस, इन कणों में हम देखें तो धुआं, जल, सूक्ष्म बूंदें, जल निलंबित कण, सूर्य से तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज एक महीन कणों से गाइस टकराता है तो उसका किरण पुंज मार्ग में दिखाई देने लगता है गाइस, जिससे भी जैसे प्रकाश आया गाइस और महीन कणों से टकराया, ठीक है ना, तो जो कलर गाइस टकराएगा, जिस हम देखते हैं हमारे प्रकाश में 7 कलर होते हैं, और गाइस जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा इन रंगों का, उसी का प्रकाश क्या हो जाएगा, उसी कलर का प्रकाश फैल जाएगा और वह कलर हमें दिखाई देने लगता है। इन कणों को विसरित प्रकाश परिवर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। क्या करती है टिंडल प्रभाव? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, जिनके विषय में गाइस हमने कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। जैसे कि जब धुएं से भरे किसी कमरे में आप देखें गाइस तो सूक्ष्म छिद्र में कोई गाइस पतला प्रकाश किरण यदि प्रवेश करता है तो यह परिघटना देखी जा सकती है। तो गाइस हम देखते हैं ये कहीं धुआं है तो वहाँ से यदि छोटे से छिद्र से यदि प्रकाश आ रहा है गाइस, तो वहाँ से हम देखते हैं विभिन्न छोटे छोटे कण हमें किसके दिखाई दे जाते हैं गाइस, तो वो सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं, है ना, सूक्ष्म कण दिखाई दे जा सकते हैं। इस प्रकार गैस प्रकाश प्रकीर्ण और गैस वो सूक्ष्म कण से प्रकाश टकराता है। ऐसे ही तो हमें प्रकाश कई छोटे छोटे कण होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन यदि हम देखते हैं कहीं से छोटे से छिद्र से यदि प्रकाश आता है तो वहाँ पे ये कण दिखाई दे जाते हैं। इस प्रकार प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने गैस जंगल में आप देख लें तो वहाँ पे भी सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। उसको ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, मतलब सूक्ष्म कण जिसमें हमको दिखाई दे जाते हैं। क्यों दिखाई दे जाते हैं? क्योंकि माना कि छोटे से कण से यदि प्रवेश करता है सूर्य का प्रकाश, यानी कि यहाँ पे माना कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश गैस आना प्रारंभ करता है तो हमें छोटे छोटे कण दिखाई दे जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है उसमें। जंगल के कुहासे में ही देख लीजिए, जब सूक्ष्म बूंदें गैस प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं। प्रकीर्णित प्रकाश गैस वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों की साइज पर निर्भर करता है। वर्ण मतलब कि आप समझ जाइए वहाँ पर रंग है। रंग का प्रकीर्णन गैस जैसे जितने बड़े बड़े कण होंगे गैस उसी के अनुसार क्या करता है, रंग प्रकीर्णित होता है, फैलता है। मतलब गैस कोई मतलब प्रकीर्णित साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण होंगे जो गैस, जो बहुत छोटे छोटे कण हैं, तो हम देखते हैं वो नीले रंग का प्रकीर्णन करते हैं। अब वो नीले रंग का प्रकीर्णन क्यों करते हैं छोटे कण? क्योंकि गैस नीले रंग का प्रकीर्णन अनुदैर्घ्य तरंग दैर्घ्य गैस वो क्या होता है, छोटा होता है, कम होता है, जिसके कारण वो उसी से टकरा जाते हैं। जबकि गैस बड़े साइज के कण अधिक तरंग दैर्घ्य होता है उनमें, और प्रकाश का प्रकीर्णन वो बड़े तरंग दैर्घ्य वाले बड़े प्रकाश कणों का प्रकीर्णन करते हैं। यदि गैस प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश भी श्वेत हो जाता है। गैस जब ज़्यादा प्रकीर्णन होता है मतलब सभी कण आपस में सभी कलरों का प्रकीर्णन कर देते हैं, फैलाव कर देते हैं, तो कलर कैसा बन जाता है? फिर श्वेत बन जाता है, क्योंकि सभी का हुआ है, न लाल का न नीले का, किसी का छूटा तो नहीं है। और जब एक का होता है तो उसी का कलर बस दिखाई देता है। क्योंकि हमने देखा था गैस, जब न्यूटन ने क्या किया था, एक पिरामिड लिया था, वहाँ पे गई श्वेत कलर की डाली, श्वेत कलर उसमें गैस टकराव हुआ, श्वेत कलर के प्रकाश का टकराव हुआ तो उन्होंने देखा कि 7 कलर निकल के आते हैं। लेकिन जब उन्होंने फिर से गैस एक
उल्टा करके एक पिरामिड फिर से लिया, प्रिज्म लिया गाइस, और प्रिज्म लेकर के इस प्रिज्म से इन सातों कलर को उन्होंने टकराया, तो फिर से जो कलर बना गाइस वो एक कलर बन जाता है, श्वेत बन जाता था। तो गाइस यही हुआ जब सभी कलरों का गाइस प्रकीर्णन, वहाँ पे प्रकीर्णन हुआ, फैलाव हुआ, और गाइस जब सभी कलर का बराबर मात्रा में फैलाव होगा तो क्या होगा, प्रकाश कैसा दिखाई देगा, श्वेत दिखाई देगा, क्योंकि सभी कलर को मिलकर के ही क्या बना है, श्वेत कलर बना है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, स्वच्छ आकाश का नीला रंग क्यों होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि स्वच्छ आकाश का गैस नीला रंग क्यों होता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए गैस, वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म अणु का साइज गैस दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा गैस नीले वर्ण की ओर कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश से प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है। तो वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण हैं गैस, तो वो छोटे छोटे कण नीले रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बहुत कम होता है, और ये इसी तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण वो छोटे छोटे कणों से ये प्रकाश नीला रंग टकराता है गाइस, जो टकरा कर के वो क्या होता है, उसमें अपवर्तन हो जाता है, वो परावर्तन करता है, क्योंकि कोई भी वस्तु से यदि कुछ चीज़ टकराती है तो उसमें अपवर्तन तो जरूर होता है। तो नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम है, तो गैस कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, इसीलिए आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। और लाल वर्ण का गैस हम देखते हैं कि प्रकाश में लाल वर्ण भी पाया जाता है, लाल रंग भी पाया जाता है, तो उसका तरंग वो क्यों नहीं फैलता गैस। तो देखिए उसका तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा गैस 1.8 गुना है, अधिक है। तो सोचिए उसका तरंग दैर्घ्य तो ज़्यादा है और सबसे कम किसका है, नीले का। तो नीला ज़्यादा फैलता हो, जो ज़्यादा फैलेगा तो गैस वो तो अपना कलर दिखाएगा ज़्यादा, है ना। जब गैस अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा गैस नीले रंग वाले छोटे तरंग दैर्घ्य से अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन होते हैं। गैस जब उससे टकराएंगे तो वो तो मतलब टूटेगा तो गैस वो प्रकीर्णन होगा, उसका फैलाव होगा। देखिए प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में गैस प्रवेश करता है। यदि हम पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो गैस प्रकीर्णन ना होता। ये वायुमंडल में क्या होते हैं, कण होते हैं, उन्हीं के कारण वो टकराता है प्रकाश और गैस। और यदि वायुमंडल ही ना होता तो प्रकीर्णन ना होता पाता, और गैस प्रकीर्णन ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता गैस, क्या नीला होता, बिल्कुल नहीं, आकाश का रंग काला प्रतीत होता। अत्यधिक गैस यदि इसी प्रकार यदि हम इसका प्रक्षेपण कैसे जाने गैस, तो यदि हम ऊंचाई पर उठते हैं गैस, जब अत्यधिक ऊंचाई पर उठते हैं या गैस जो यात्रीगण आकाश में हवाई जहाज़ों से उड़ते हैं गैस, तो आकाश उनको पता है कैसा दिखाई देता है, काला प्रतीत होता है, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर गैस सुस्पष्ट रूप से प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसीलिए। तो गैस देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे, देखिए हमने बताया था गैस कि प्रकाश में जो होते हैं गैस विभिन्न कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं, तो गैस देखिए जो वाइट कलर है, माना कि गैस ये वाइट कलर है, ठीक है ना। देखिए ये वाइट कलर की रेज है, इससे गैस इसका हुआ गैस अपवर्तन। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे इसमें गैस बहुत से कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो हम देखेंगे गैस इसमें लाल कलर भी होता है। कौन सा कलर होता है, लाल कलर अपवर्तन हुआ तो। और इसमें श्वेत कलर में हम देखेंगे ऑरेंज कलर भी होता है। ऑरेंज के बाद गैस येलो कलर भी होता है। येलो कलर के बाद गैस इसमें हम देखेंगे तो कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ब्लू कलर होता है, और गैस हम देखेंगे तो मतलब कि वायलेट कलर होता है, मतलब बैगनी कलर भी होता है। देखिए ये, ठीक है ना। तो गैस इनका प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य सबका अलग अलग है। जैसे हम देखें गैस लाल कलर का तरंग दैर्घ्य की बात करें तो लाल तरंग दैर्घ्य गैस इस प्रकार गैस बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, ज़्यादा होता है। तो गैस ये छोटे छोटे कण इससे नहीं टकरा पाते हैं और ये निकल जाता है, ये तो बहुत बड़ा है। जैसे हाथी गैस, हाथी छोटे छोटे टकरों को तो कहाँ से टकराएगा, है ना, चींटी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि इसका देखें गैस, इसका देखें तो इसका तरंग दैर्घ्य गैस बहुत कम होता है। देखिए ऐसे 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 होता है। तो गैस ये इतने इतने पास में होता है। तो सोचिए अब इसके पास में यदि कोई कण आ जाता है, यहीं से निकला और यहीं से आ गया गैस कोई कण, तो इससे तो टकरा जाएगा, है ना, इसकी तो बराबरी का है ये
टकरा गया गाइस, और ये टकरा गया तो इसका क्या होगा गाइस, प्रकीर्णन होगा, और ये गाइस यहाँ 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 टूटकर फैल जाएगा। और गाइस जितना ज़्यादा फैलेगा तो आप ही बताइए, अब हमें यहाँ पे लाल दिखाई दे रहा है क्या कुछ? नहीं, हमको तो यहाँ पे नीला नीला दिखाई दे रहा है। तो या आकाश का रंग नीला होगा कि लाल होगा? तो आप ही बोलेंगे आकाश का रंग नीला हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। और इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम है। इसी प्रकार गाइस हम देखें तो आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चन ये भी उठेगा, क्योंकि हम अभी समझा देते हैं गाइस। एक क्वेश्चन ये उठेगा गाइस कि सूर्य के प्रकाश में हम देखें तो लाल रंग है, जो लाल रंग है गाइस, तो वो लाल रंग का सूर्य का प्रकाश जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने पर गाइस ये प्रकाश हमें लाल क्यों दिखाई देता है ना, बाद में तो नहीं दिखाई देता। तो गाइस इसका कारण भी यही है, प्रकीर्णन। जैसे गाइस सूर्य उदय होता है तो ये कलर क्या होता है, नीला कलर, तो हमने बताया गाइस कि ये आसपास सब जगह क्या होता है, बादलों में फैल जाता है। बादलों में फैल जाने के कारण गाइस ये फैल गया, और इसका प्रकीर्णन था गाइस, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या था गाइस, बहुत कम था। तो गाइस लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने की वजह से ये सीधे हमारी आंखों तक पहुंच जाएगा। ये तो यहाँ वहाँ नहीं फैला, और ये आते आते गाइस जो ब्लू कलर है तो वो आते आते गाइस यहाँ आ ही नहीं पाया यहाँ तक, ये क्या यहीं पे फैल गया, ठीक है ना। तो हमारी आंखों पे कौन आएगा सीधे, तो गाइस ये लाल कलर आता है। और इसी कारण गाइस हम देखते हैं जो खतरे के सिंबल हैं वहाँ पे कौन सा कलर लगाया जाता है, उनमें पोता जाता है गाइस लाल कलर। क्यों? क्योंकि इसी के कारण, क्योंकि वो हम यदि कहीं धूल के कण आते हैं तो यदि वो नीला कलर पोतेंगे गाइस तो ये तो दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि ये कलर तो यहीं फैल जाएगा नीला वाला। और लाल जो होगा गाइस उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, वो नहीं फैलता है, वो पूरा रहा आता है। और जब गाइस ज़्यादा धूल उल के कण उड़ेंगे कहीं स्टैंड में कोई भी ऐसी पॉल्यूशन वाली जगह में, तो ये कलर गाइस लाल उन्हें पूर्ण रूप से दिखाई देगा, क्योंकि ये फैलता नहीं है ना। जिस पर, और ये गाइस जिस पर वायुमंडल जैसे लगा लीजिए गाइस कि यहाँ पे नीला कलर था तो नीला तो आसपास बिल्कुल पूरा फैल गया, बचा कौन सा गाइस, लाल वाला। तो लाल वाला बचा तो हमें दिखाई देता है। ये गाइस आकाश के में फैल गया और ये सीधे आ गया कि नहीं यहाँ पे क्या है, लाल ही लाल है। तो गाइस संभवतः आपने देखा होगा गाइस कि खतरे के संकेत में सिग्नल में प्रकाश का रंग गाइस लाल रंग का होता है, लाल रंग का गाइस उसमें पेंट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? तो हमको इस आंसर का जवाब दे चुके हैं कि गाइस वहाँ उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और गाइस वहाँ पे सिग्नल के जहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं, धूल के कण ज़्यादा उड़ते हैं। तो गाइस वहाँ पे यदि नीला रंग पोतेंगे तो आप ही बताइए, नीला रंग का पेंट लगाएंगे तो उसका प्रकीर्णन तो हो जाएगा, वहाँ पे आसपास भी हमें क्या दिखाई देने लगेंगे, जिससे हमारा सूर्य का प्रकाश गाइस उसमें आएगा तो सबका अपवर्तन हो जाएगा और आसपास हमें नीला दिखाई देने लगेगा, और सिग्नल का तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो गाइस इसीलिए, और यदि हम लाल रंग लगाते हैं गाइस तो लाल रंग लगाने के कारण उसका गाइस प्रकीर्णन नहीं होगा, उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो पेंट पुती है गाइस तो उसमें क्या होगा, उसका प्रकीर्णन नहीं होगा, तो कितना भी धूल वूल के कण हो हमें लाल चीज़ वहाँ पे दिखाई दे जाएगी, क्योंकि उसका प्रकीर्णन नहीं होगा, आसपास हमें कुछ नहीं दिखेगा, उसका प्रकीर्णन नहीं हुआ है, और हमें लाल कलर सेब दिखाई दे जाएगा, और बाकी का तो प्रकीर्णन हो जाता। इसके बाद देखिए, सूर्य अस्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का रंग गाइस कैसा होता है। तो गाइस आपने ही देखा होगा, क्या आपने गाइस देखिए, क्या आपने सूर्य के अस्त और सूर्य के उदय के समय गाइस आकाश को देखा है? तो गाइस आप बोलेंगे बिल्कुल आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप सुबह सुबह देख लेना। क्या आपने सोचा गाइस कि सूर्य तथा सूर्य के आसपास में आकाश रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, कि सूर्य का आसपास हो गाइस और सूर्य हमें कैसा लाल कलर का क्यों दिखाई देता है, रक्त के आकार का मतलब ब्लड के आकार का क्यों दिखाई प्रतीत होता है। आकाश नीले रंग का होता है तथा सूर्यास्त सूर्योदय के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत होने के बारे में गाइस हम समझते हैं। सो गाइस क्षितिज के समय स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की गाइस मोटी परतों से होकर के गुजरता है। क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वहाँ से विभिन्न वायुमंडल की परत होती है गाइस, कहीं पे सघन वायु होती है, कहीं पे विरल होती है।
ठीक है ना। तो विभिन्न स्थितियों से आकर के गुजरता है, तथापि सूर्य गैस सिर से ठीक ऊपर हो। तो आप ही सोचिए कि सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी पर चलेगा। दोपहर के समय गैस क्षितिज के समय जब ज़्यादा चलता है, क्यों? क्योंकि गैस हम देखते हैं जब सूर्य हमारे यहाँ पे होता है तो गैस हमारे बिल्कुल पास में दिखाई देता है, लेकिन जब दोपहर होती है तो सूर्य बिल्कुल बीच में आ जाता है, ऊपर हो जाता है। तो गैस जब दोपहर में हम देखते हैं तो सूर्य क्या हो जाता है, दूर चला जाता है, और यहाँ पे गैस क्या था, सूर्य बिल्कुल पास में था। तो गैस पास में होने के कारण इसका प्रकीर्णन अपेक्षाकृत कम दूरी पे होता है, क्योंकि गैस नीले रंग का हम देखते हैं तो बैंगनी वर्ण में थोड़ा सा भाग प्रकीर्णित हो जाता है। क्षितिज के समीप नीले रंग और तरंग दैर्घ्य के प्रकाश में अधिकांश भाग कर्ण का प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है, जिससे सूर्यास्त और सूर्योदय के समय रक्ताभ प्रतीत होता है। तो गैस हम देखते हैं हमें गैस दिन में ही क्यों हमें सूर्य सुबह की समय ही या गैस डूबते समय ही हमें सूर्य का कलर लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है गैस, यह जब सूर्य हमारे क्षितिज पर होता है तो वो सबसे निकट होता है पास में कि नहीं है, ये दूरी ज़्यादा है दोपहर की। तो गैस देखते हैं तो दोपहर में हमें कलर गैस हम देखें सूर्य को तो वो लाल नहीं दिखाई देगा, लेकिन गैस यहाँ पास में जब होता है सूर्य तो हमें ये लाल क्यों दिखाई देता है? तो गैस हमने बताया था यहाँ पे नीले रंग का क्या हो जाता है, विखरण हो जाता है। हमने देखा था सूर्य के प्रकाश में 7 कलर पाए जाते हैं, कौन कौन से नीले पाए जाते हैं? तो नीले गैस नीला जैसे ही कलर आया यहाँ से टकराया पृथ्वी पे, यहाँ पे कणों से टकराया और उनका क्या हुआ, अपवर्तित हुए और प्रकीर्णित हो गए, ठीक है ना। अभी ये पास में था और गैस ये पास में होने के कारण लाल रंग क्या हुआ, सेब बचाओ वो पूरा आ जाता है, हमारी आंखों में पड़ने लगता है, ठीक है ना। वो उसका गैस कुछ नहीं हुआ, उसका अपवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो कण थे उसको वो पार कर गया, ये बड़े बड़े, उसका तरंग दैर्घ्य क्या था गैस, बड़ा था, ठीक है ना। जबकि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य क्या था, बहुत कम था, और ऐसे 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 कम था गैस, बहुत कम था, देखिए ऐसे 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 था। तो कोई भी कण आएगा उस पर टकरा जाएगा और टकरा करके क्या हो जाएगा, इसका प्रकीर्णन हो जाएगा। यही कारण है कि सूर्य का और यहाँ पे क्या था, और गैस यहाँ पे तो क्या होता है, सभी रंग का धीरे धीरे क्या होता है, प्रकीर्णन होता रहता है, क्योंकि ये दूर से आ रहा है। तो कहीं बड़े कण भी फंस जाएंगे और कभी क्या हो जाएंगे, छोटे कण भी फंस जाएंगे, है ना। तो गैस नीले का ज़्यादा होगा तो आकाश नीला दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी बहुत इसका भी होता है। और जब सबका प्रकीर्णन होता है तो प्रकाश हमें कैसा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देने लगता है। किस प्रकार का गैस, श्वेत दिखाई देने लगता है, आप ध्यान रखना। तो इसीलिए गैस दोपहर के समय हमें कोई कलर नहीं दिखाई देता है ज़्यादातर, और सूर्य के आसपास वायुमंडल का कलर नीला दिखाई देता है, बल्कि सफ़ेद कलर दिखाई देता है गैस सूर्य का। लेकिन हम देखें सूर्य उदय के समय हमें लाल इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि उस समय गैस सूर्य हमारे बिल्कुल नज़दीक होता है, और नज़दीक होने के कारण ही उसका लाल कलर का गैस प्रकीर्णन उतनी टाइम नहीं हो पाता है, बल्कि इनका कलर का प्रकीर्णन जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये दूर से नहीं आता है लाल कलर उस समय, और वो दूर पास में होता है सूर्य, और पास में होने के कारण ही उसका प्रकीर्णन भी नहीं हो पाता है जल्दी। तो सूर्य का सीधा कलर हमें हमारी आंखों तक लाल कलर से बच के आ जाता है, जबकि सभी कलर का क्या हो जाता है गाइस, प्रकीर्णन हो जाता है। इसीलिए हमें सूर्य का सीधे आ जाने के कारण देखिए जैसे ब्लू कलर है गाइस, इसका प्रकीर्णन हो गया और ये फैल गए, ठीक है ना, ये इस प्रकार फैल गए, बल्कि लाल कलर नहीं फैला और सीधी हमारी आंखों में रहा है। इसके कारण हमें सूर्य का कलर लाल दिखाई देता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइस अब यदि आपको ये क्वेश्चन आंसर चाहिए है गाइस तो हम इसकी ज़रूर अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, या फिर फालतू कर रहे हैं तो हम ये मेहनत बंद कर देंगे। हम चाहते हैं गाइस आपकी हेल्प करना, और यदि आपको ये पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही हमारे ये एकमात्र सपोर्ट का कारण है कि हम भी गाइस खुश होते हैं कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, आप लोगों को पसंद आ रही है, आपको कुछ हेल्प मिल रही है। सो थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और दूसरों की हेल्प करने से पीछे कभी मत हटिए।